चलो 10A तक लास्ट क्लास में हो चुका है, 12 से 22 बचे हुए हैं, देखते कितने कवर हो पाते हैं। एक बार पुराने सेक्शन रिवाइज करने हैं, याद है तुम लोगों को? हाँ, नहीं करूँ ना? 10A तक क्लियर है एकदम, 2 से लेकर 10A तक। सीधे शुरू करें 12 से, 11 है नहीं तो शुरू करते हैं किससे? सेक्शन 12 किसका है? रजिस्टर्ड ऑफिस। किसका है? रजिस्टर्ड ऑफिस। यहाँ देखो, पहले थीम समझा देता हूँ, बड़ा सेक्शन है भाई। हर कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना पड़ेगा। ना सिर्फ खोलना पड़ेगा, वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? 30 है, 60 है, सॉरी 30 ही है ना? तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना भी पड़ेगा और उसे वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा। पहले क्या, खोलने के बाद वेरीफाई के दिन अलग थे, अब तो ये खोल लिया, खोलो और हाथों हाथ 30 दिन में वेरीफाई करवा लो, ठीक है। और फिर एक 180 दिन का डिक्लेरेशन अलग पढ़ाया अपन ने, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के पढ़ाऊँ अगर मैं, क्योंकि अब दोनों पढ़ चुके हैं तो जोड़ के पढ़ाऊँ, तो अगर आपने यहाँ पे वेरीफाई नहीं करवाया तो वहाँ डिक्लेरेशन भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि डिक्लेरेशन इसी बात की तो देनी है कि मैंने खोल के वेरीफाई करवा दिया। अब मैंने तो खोला ही नहीं है, वेरीफाई नहीं करवा, तो डिक्लेरेशन क्या दूँ? डिक्लेरेशन नहीं दूंगा तो फिर वहाँ पिक्चर है, क्योंकि वहाँ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं कर पाऊंगा मैं। क्या नहीं कर पाऊंगा? बोरोइंग पावर्स नहीं मिलेंगे मुझे, कमेंसमेंट की पावर नहीं मिलेंगे, तो मैं कंपनी खोल के करूंगा क्या? और डब्बा खोल के बैठ जाऊंगा बस ऐसे ही। तो उसको दोनों को जोड़ के पढ़ते हैं। तो 30 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई करवा लो, ये तो पहला काम। दूसरा काम, रजिस्टर ऑफिस वेरीफाई करवाओगे तो कोई जगह होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ पीओ बॉक्स नंबर और पोस्ट ऑफिस नंबर, या फिर कोई ऐसा एड्रेस जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब फिजिकल प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे आपसे कम्युनिकेशन होगा। पहले भी बात कर चुका हूँ कि कंपनी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन इसको देखेंगे कैसे? आर्टिफिशियल पर्सन है तो आर्टिफिशियल पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोई जगह का होना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात, आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस अपने हर डॉक्यूमेंट में छपवाओगे, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो इनवॉइस हो, चाहे वो आपका कोई और एड्रेस प्रूफ हो, जहाँ एड्रेस प्रूफ लगता है, मतलब जहाँ भी आपका नाम आता है ना, वहाँ रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस ज़रूर आएगा। बुरहानी क्लासेस, केसर भवन, नियर राष्ट्रदूत कार्यालय। अब जब भी हम बुरहानी क्लासेस लिखेंगे तो नीचे ये तो आएगा ही आएगा, केसर भवन नियर राष्ट्रदूत कार्यालय। वो नोट्स पे लिखूँ, एडमिशन फॉर्म पे लिखूँ, कहीं पे भी लिखूँ, ठीक है, सेम ऐसे ही है कि किसी भी डॉक्यूमेंट पे, लेटर हेड पे, बिल ऑफ एक्सचेंज पे, इनवॉइस पे, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे, मतलब जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है ही सही, वहाँ भी लिखना है आपको नाम के नीचे, और लेजिबल कैरेक्टर्स में लिखना है ताकि सबको दिखे। तो ये तो लिखने की और वेरीफाई करवाने की बात हो गई, इसको साइड में रख दो। अब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना हो तो वो भी सेक्शन 12 में लिखा हुआ है। इसमें 4 बातें हो जाएंगी, ध्यान से सुनना। पहला, आप रजिस्टर्ड ऑफिस की सिर्फ लोकेशन चेंज कर रहे हो, जैसे कोटा में तलवंडी में था और अब आप विज्ञानगर में कर रहे हो, लोकेशन चेंज कर रहे हो बस। दूसरा, आप कोटा से जयपुर जा रहे हो, अभी सिटी चेंज हो रही है, सिटी चेंज हो रही है। तीसरा, आप एक रीजनल डायरेक्टर की ज्यूरिसडिक्शन से दूसरे रीजनल डायरेक्टर की ज्यूरिसडिक्शन में जा रही हो, स्टेट सेम है, स्टेट सेम है। जैसे कोटा से जयपुर गया तो ज्यूरिसडिक्शन चेंज नहीं हुई, लेकिन कोटा से जोधपुर गया तो ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो गई। कोटा और जयपुर का जो आरओ था वो सेम था, आरडी रीजनल डायरेक्टर, और यहाँ पे साला रीजनल डायरेक्टर अलग आ गया, तो ये ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो गई। और चौथा, स्टेट ही चेंज कर लो, मैं सीधा कोटा से चला गया गुजरात, तो वो सूरत, तो मेरा तो स्टेट ही चेंज हो गया। 4 बातों में से 2 बातों का तो ट्रीटमेंट सेम है। अगर आप लोकेशन चेंज कर रहे हो, सिटी चेंज कर रहे हो, इसमें स्टेट तो सेम ही है ना, और ज्यूरिसडिक्शन भी सेम है, तो इन 2 चीज़ों में सिर्फ एसआर लगेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप लोकेशन चेंज कर सकते हो, कंसेंट भी लेने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू फाइल दैट कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन टू रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को सिर्फ कॉपी देनी है, उसको तो बताओगे ना भाई चेंज हो गया है। कल वो कोई नोटिस वोटिस भेजेगा तो पुराने एड्रेस पे भेजता रहेगा, इसलिए उसको बताना तो पड़ेगा कि चेंज कर लिया। लेकिन कैसा परमिशन लेना नहीं होता, एक होता है एप्लीकेशन देकर परमिशन लेना, एक होता है नोटिस देकर क्या बोलते हैं उसे, इन्फॉर्म करना। नोटिस देकर नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ नोटिस देकर इन्फॉर्म करना है 2 केस में। अब तीसरे केस में 30-60-30 याद ही आपको, 30-60-30। यहाँ देखो मेरी तरफ, अगर आप एक ज्यूरिसडिक्शन से दूसरी ज्यूरिसडिक्शन में जा रहे हो तो जिसकी ज्यूरिसडिक्शन से आप जा रहे हो उसको आप एप्लीकेशन दोगे कि भैया मैं आपका साथ छोड़ रहा हूँ अब, और मैं दूसरे रजिस्ट्रार के पास जा रहा हूँ। इसमें कोई डेज नहीं है, आपकी एप्लीकेशन देने में क्या डेज होंगे, उस दिन भी समझाया था
आपके क्या डेज होंगे, मैंने तो बता दिया। अब मेरे को बताओगे 30 दिन में बताऊं 40? जब मेरा मन बना कि मेरे को चेंज करना है, एप्लीकेशन दे दूंगा, इसके दिन थोड़ी होंगे। तो मैं एप्लीकेशन दूंगा, इसके कोई दिन नहीं है। नाउ ही विल कंफर्म मी कि मुझे जाना है कि नहीं जाना, तो वो एप्लीकेशन देने के बाद 30 दिन में मुझे क्या देगा, कंफर्मेशन देगा। ठीक है, अब कंपनी वो कंफर्मेशन जिस जगह पे वो जा रही है उसको फाइल करेगी 60 दिन के अंदर अंदर, जिस रजिस्ट्रार के पास वो जा रही है। जैसे मैं जयपुर से जोधपुर जा रहा हूँ, अब जोधपुर में रीजनल डायरेक्टर चेंज हो गया, जयपुर में अलग था, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रीजनल डायरेक्टर चेंज हो गया तब की पिक्चर बता रहा हूँ, और स्टेट अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ से 30 दिन में मैं पहले फाइल करूँगा, इसमें कोई दिन नहीं है, वो मुझे कंफर्मेशन देगा 30 दिन में। नाउ दैट कंफर्मेशन आई विल फाइल टू द रीजनल डायरेक्टर ऑफ जोधपुर विद इन 60 डेज। ठीक है, ये मैंने फाइल कर दिया 60 डेज में। ठीक है, अब वो मुझे कंफर्मेशन देगा, सर्टिफाई करेगा विद इन 30 डेज। 30 डेज में वो सर्टिफाई कर देगा, हाँ हाँ ठीक है, आओ आओ पधारिए, उसके तो मज़ा आ गया। वो कंफर्मेशन देने में तो बिल्कुल देरी नहीं लगाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें पैसे वैसे मैं वहाँ जमा कराता था, हर फॉर्म के पैसे होते हैं, हर बार ये पढ़ाया तो मैं प्रेस्क्राइब फीस, फ्री में कुछ भी नहीं होता। तो जो भी पैसे मैं यहाँ जमा कराता था रजिस्ट्रार के पास, अब वो वहाँ जमा कराना पड़ेगा। तो रीजनल डायरेक्टर मुझे सर्टिफाई करने में तो कभी भी आपत्ति नहीं जताएगा। अब अगर स्टेट चेंज हो रहा होता तो ये प्रोसेस तो सेम ही रहता, इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। क्या जुड़ जाता? क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? और मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरेंडम में स्टेट का नाम आता है। क्या आता है? क्या आता है? एड्रेस नहीं आता, क्या आता है? तो स्टेट अगर चेंज हो रहा है तो मेमोरेंडम ऑल्टर होगा, और मेमोरेंडम ऑल्टर होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नेसेसरी है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 12। अब उसके बाद फर्जी बातें हैं, मैं फाइल कर दूंगा, एसआर की कॉपी दूंगा, ये दूंगा, क्योंकि एसआर तो पास होगा ही होगा। अरे जब एक गली से दूसरी गली में जा रहा था तभी एसआर पास हो रहा था, तो क्या कोटा से जयपुर जाऊंगा तो एसआर पास नहीं होगा? जोधपुर जाऊंगा तो नहीं होगा? सूरत जाऊंगा तो नहीं होगा? एक गली से दूसरी गली में भी एसआर पास हो रहा है, सिर्फ लोकेशन चेंज हो रही थी। तो एसआर तो हर बार ही पास होगा। ये एसआर की कॉपी में फाइल करूंगा, वो लोग मेरे डॉक्यूमेंट को सही कर देंगे, अब से मेरा रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस वो होगा जो मैंने चेंज करा है। बस ये फर्जी बात है। तो ये 4-5 बातें इसमें मेन याद रखनी है। तो खोलना और वेरीफाई दोनों चीज़ें 30 दिन में हो जानी चाहिए। दूसरा, हर डॉक्यूमेंट वगैरह पे नाम वगैरह लिखो, बराबर मेंशन करो। तीसरा, ये चेंज वाली बात, ये पूरा चेंज वाला प्रोसेस जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। सेक्शन 12 पेज नंबर 2.35 टिक लगा हुआ ही है। सेकेंड लाइन, दिस इज अ फिजिकल ऑफिस जहाँ इनकॉर्पोरेशन हुआ है, लीगल डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। एंड दिस एड्रेस कैन नॉट बी अ पीओ बॉक्स नंबर। ये एड्रेस सिर्फ एक पीओ बॉक्स नंबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मतलब पोस्ट ऑफिस नंबर जो पोस्ट ऑफिस में डाल के चले जाओ तो पहुंच ही जाएगा। एक फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है, इट मस्ट बी अ फिजिकल लोकेशन वेयर समवन इज प्रेजेंट टू रिसीव द नोटिस ड्यूरिंग द नॉर्मल बिजनेस आवर। ठीक है, कि नॉर्मल बिजनेस आवर में कोई बंदा बैठा हो जिसको हम नोटिस वगैरह सर्व कर सकें। तो इन्होंने एक चीज़ और, मतलब एक तरीके से सिर्फ ऑफिस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई बैठा हुआ भी हो। तो ऑफिस है, आपने कहा तो ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस है, पटक के चले जाओ, कोई भी नोटिस हो। ठीक है, तो कोई ऐसा बंदा बैठा हो रिस्पॉन्सिबल जिसको हम ये सब चीज़ें सर्व कर सकें। इसको साइड में हटाओ। अब इसके बारे में एक एक बातें दी। 30 दिन के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन के बाद रजिस्टर ऑफिस हो जाना चाहिए। शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इन दोनों लाइन को एक साथ ही लिख देना। अ कंपनी शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड इट शुड बी वेरीफाइड विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो वेरीफाई हो जाना चाहिए 30 डेज के अंदर अंदर। अब वेरीफाई करवाने के लिए मैं क्या करूँगा यार? मैं तो सिर्फ नोटिस दे सकता हूँ। अब रजिस्ट्रार का कोई बंदा आएगा वेरीफाई करने, अब कोई आ नहीं रहा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं तो सिर्फ नोटिस दे दूंगा कि आ जाओ, मेरा रजिस्टर ऑफिस खुल गया है, जब आना हो वेरीफाई करके चले जाओ। मेरा काम 30 दिन में नोटिस देने का है। अगर 30 दिन में वो नहीं आता वेरीफाई करवाने का तो मेरा मनावड़े करने का काम नहीं है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 30 दिन में वेरीफाई करवाना, और वेरीफाई करवाने के लिए कंपनी को एक सिंपल नोटिस देना पड़ता है कि मेरा रजिस्टर ऑफिस इस जगह पे सिचुएटेड है, आप आके कभी भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, जो डमी कंपनियां खोलते 30 दिन तो वहाँ पे चिपका देते किसी बंदे को। अभी तो हिलना ही मत, कभी भी वेरिफिकेशन आ सकता है। एक बार वेरीफाई हो जाए, पेपर में आ जाए हाँ है, उसके बाद तो ये जगह भेज देंगे। ठीक है, हटा देंगे क्योंकि डमी कंपनी है। ठीक है, चलो लेबलिंग अंडरलाइन। आपको एवरी कंपनी शैल अफिक्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस। आपको अपने एड्रेस और नाम अफिक्स करना है आउटसाइड एवरी ऑफिस। आपका जहाँ भी ऑफिस है इन विच बिजनेस इज कैरिड आउट, जहाँ भी आप बिजनेस करते हो वहाँ पे आपको रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस लिखना ज़रूरी है। लिखना ज़रूरी नहीं है, लेबल करके फिक्स करना पड़ेगा, लेबल करके चिपकाना पड़ेगा।
फिर आगे क्या बोला था मैंने तुम लोगों को, एलिजिबल कैरेक्टर में होना चाहिए, लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला था मैंने आपको कि नाम, एड्रेस, आपको सिन नंबर हर जगह लिखना है, फैक्स, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट पे, प्रॉमिसरी नोट पे, हुंडी पे, चुंडी पे, जहाँ जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दुनिया के आप बनाते हो सब जगह पे रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस चिपका दो, ताकि कंपनी को कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए आपसे कांटेक्ट करने में। कंपनी को कभी अदर रजिस्ट्रार को या किसी भी अदर पर्सन को आपसे कांटेक्ट करने में कभी सोचना ही ना पड़े कि यार ये कहाँ होगी, कहाँ देखने जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट वो आपका निकाले ना, इनवॉइस सब पे आपका एड्रेस होना चाहिए, ताकि उसको एकदम कन्वीनियंट हो, कभी उसे आपसे कोई बात करनी हो, मिलना हो तो। आगे नेम चेंज, ये एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने तुम लोगों को। क्या नेम चेंज? लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे पढ़ाता हूँ कि चेंज होने के बाद अगले 2 सालों तक आपको पुराना नाम और नया नाम दोनों लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका इंटरप्रिटेशन भी वही निकला, जैसे ये क्या कह रहा है, पहले ये पढ़ता हूँ। कंपनी हैज चेंज इन नेम लास्ट 2 ईयर्स, 2 साल में आपने नाम चेंज किया है, तो इट शैल फिक्स अलॉन्ग विद इट्स फॉर्मर नेम और न्यू नेम, ठीक है। फॉर्मर नेम और नेम्स ऑफ चेंज ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स। तो आपका लास्ट 2 ईयर में जो नाम चेंज हुआ है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ए का बोला कब लिखना पड़ेगा? लास्ट 2 ईयर में नाम चेंज हुआ है। तो इसको ऐसे पढ़ो कि आज नाम चेंज हुआ तो अगले 2 सालों तक आपको फॉर्मर नेम और न्यू नेम दोनों लिखना है, ताकि पुराने, और ये है ना उसमें भी होता है, आप अपना भी नाम चेंज करवाते हो ना कभी, तो अखबार में देना पड़ता है आपका नाम चेंज हुआ है, ठीक है। डॉक्यूमेंटों में अभी भी आपका पुराना नाम चल रहा होता है, ठीक है। और कुछ डॉक्यूमेंट में तो ऐसा भी रिक्वायर्ड है कि पुराना और नया दोनों लिखे, सभी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो वो नाम का बड़ा वो होता है मसला। नाम से कोई कंपनी पुराने डेप्ट ले चुकी है और अब नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए नया नाम, और अब नए लोगों की ठगी करेंगे, तो नए नाम के साथ पुराना नाम लिखना ज़रूरी है, कम से कम 2 ईयर्स तक, कम से कम। नेक्स्ट, नोटिस ऑफ चेंज, ये जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, ये पूरा प्रोसेस समझा दिया मैंने तुम्हें। एवरी चेंज इन द सिचुएशन, अगर सिर्फ सिचुएशन चेंज हो रही है, सिचुएशन चेंज हो रही है, ठीक है, लोकेशन चेंज हो रही है, तो फिर क्या होगा? नोटिस शैल बी गिवन टू रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। अब द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी चेंज ओनली बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर आप सिटी के लोकल लिमिट के बाहर जा रहे हो तो। लोकल लिमिट के बाहर जा रहे हो तो, सॉरी मैंने शायद तुम्हें उस समय बोला था कि लोकेशन में नहीं लगेगा, सिर्फ लोकल लिमिट के बाहर जा रहे हो, मतलब वही सिटी के बाहर जा रहे हो तो एसआर लगेगा, सिटी के अंदर कुछ भी नहीं लगेगा, बस इन्फॉर्मेशन देनी है कि मेरा नोटिस, मेरा रजिस्टर ऑफिस चेंज हो रहा है। सिटी के बाहर जा रहे हो तो क्या लगेगा? एसआर। और अब वो ज्यूरिसडिक्शन वाली बात, वेयर अ कंपनी चेंजेस रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वन रजिस्ट्रार टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अनदर रजिस्ट्रार विद इन सेम स्टेट, तो अगर एक के ज्यूरिसडिक्शन से दूसरे के ज्यूरिसडिक्शन में जा रहे हैं, एग्जाम्पल जयपुर से जोधपुर जा रहा हूँ, सिटी सेम है लेकिन जयपुर में वर्मा जी बैठते हैं और जोधपुर में शर्मा जी बैठते हैं, तो ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो गई। तो अब शर्मा जी से वर्मा जी के पास जा रहा हूँ तो शर्माना नहीं है, एक प्रोसेस फॉलो करना है, 30 60 30। क्या? देखो, द कन्फर्मेशन ऑफ चेंज टू रजिस्ट्रार फ्रॉम वन ज्यूरिसडिक्शन टू अनदर ज्यूरिसडिक्शन शैल बी, नंबर 1, कम्युनिकेटेड विद 30 डेज, इसको बराबर पढ़ना, कम्युनिकेटेड 30 डेज विद इन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय रीजनल डायरेक्टर टू द कंपनी। रीजनल डायरेक्टर टू द कंपनी, मतलब रीजनल डायरेक्टर कंपनी को देगा कंफर्मेशन, कितने दिन में? 30 दिन में। कंपनी क्या देगी इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि कंपनी तो दे दी होगी पहले एप्लीकेशन कि मैं आपको छोड़ के इधर जाना चाहता हूँ, तो शर्मा जी देंगे 30 दिन में कंफर्मेशन। रीजनल डायरेक्टर टू द कंपनी, रीजनल डायरेक्टर टू द कंपनी, रीजनल डायरेक्टर देगा कंफर्मेशन कितने दिन में? अब कंफर्मेशन देगा तभी देगा 30 दिन में, अगर कंफर्मेशन ही नहीं मिली तो खत्म हो जाएगा मसला, वहीं पर मना कर दिया शर्मा जी ने कि नहीं आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, 7 फेरे लिए हमने, ठीक है, जन्मों जन्मों का साथ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, सॉर्ट आउट कर देंगे, क्यों जा रहे हो वहाँ पे। तो अगर इन्होंने कंफर्मेशन ही नहीं दिया तो मसला खत्म, कंफर्मेशन दिया तो 30 दिन में देगा। अब आगे क्या होगा? अब मैं ये कंफर्मेशन फाइल करूंगा वर्मा जी के पास, देखो कंपनी शेल फाइल द कंफर्मेशन विद द रजिस्ट्रार विद इन द 60 डेज। अब मैं 60 डेज में किसको दूंगा? टू द रजिस्ट्रार हु विल रजिस्टर द सेम, उसको जो इसको रजिस्टर करने वाला है। कौन करने वाला है? वर्मा जी। शर्मा जी से तो मैं आ गया, अब मेरे को रजिस्टर कौन करेंगे? वर्मा जी। तो मैं जहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब आपका ससुराल, ठीक है, और मायके से आप विदा हो गए, यहाँ से सर्टिफिकेट मिल गया, अब आप कहाँ जाओगे? ससुराल, ठीक है। मोहित तू नहीं जाएगा, लड़की आएगी तेरे पास, ये दहेज भी तू दे। अब हाँ, अब वो देगा मुझे कंफर्मेशन,
मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये बात मैं उसको फाइल करूँगा 60 डेज़ में। अब फिर वो भी मेरे को सर्टिफाई करेगा। अब क्या मायके वालों को भी दुल्हन को एक्सेप्ट करना जरूरी है, ठीक है। तुम वहाँ से तो पूरा होके आ गए, लव मैरिज थी, ठीक है, वहाँ से तो भाग भुगा के आ गए, ठीक है। अब पेरेंट्स जो जहाँ जा रहे हो उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो भी एक्सेप्ट करेगा। वो कितने दिन में एक्सेप्ट करेगा भाई? 30 दिन में। सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, और वो 30 डेज में सर्टिफाई कर देगा, ठीक है, कि भैया हमें ये शादी कबूल है या जो भी, ठीक है, मंजूर है, ठीक है, हमें कोई आपत्ति ना। 30 दिन तो लगेंगे बेटा, लड़की के चाल चलन सही नहीं हुए तो। अब इस सब चीज़ों को एक फ्लो चार्ट में भी समझा रखा है, आप घर पे पढ़ना आराम से, कुछ तो आप भी करोगे आगे। नेक्स्ट, हम लोग रिवीजन में भी रीडिंग नहीं भूल रहे हैं, ताकि हमें एक्ट की लैंग्वेज से भी हम बार बार फेमिलियर होते रहें। मेरा हिंदी में बोल देना काफ़ी नहीं है, हमें बार बार रीड भी करना है, क्योंकि हमें इसको लिखना है बराबर, तो हम लैंग्वेज से भी फेमिलियर होते रहे, ठीक है। देखो, द सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस। सर्टिफिकेट एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट हैव बीन फॉलोड, कि हमने सारी रिक्वायरमेंट पूरी करी है, ठीक है। अच्छा, लॉ के टेस्ट में एक चीज़ और करा करो कि तुम में से कंसिस्टेंटली किसी के मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है, लवीना के मार्क्स अच्छे आते हैं, तो आप लोग है ना कॉपी इसकी लेकर देखा करो कि भैया ये आंसर को प्योर एक्ट की लैंग्वेज में लिख रही है या थोड़ी अपनी भी लैंग्वेज में, तो क्या कहाँ और इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है। देखो, मैं कह दूं कि तो रट लो, समझा तो दिया ही है मैंने, तो मेरे लिए तो कहना आसान है, बिना हड्डी की ज़बान हिलानी है, क्या मतलब है, करना तो तुम्हें, ठीक है। और रटना इतना आसान होता नहीं है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मुझसे नहीं रटा जाता था। तो रटना, बोल देना की, और कुछ बच्चों का होता है कि उनसे जल्दी लर्न हो जाता है, भगवान ने उनको लर्निंग पावर वैसे दिए हैं, सबको नहीं दिए, लेकिन तो हमें तो भाई लैंग्वेज में फ्रेम ही करना पड़ेगा। तो फ्रेमिंग को भी तुम थोड़ा देखा करो कि यार ये कैसे फ्रेम हो रहा है, ये पूरा बुक का है या खुद का है, और खुद का है तो इसका ऐसा क्या अच्छा था जो मेरी कॉपी में नहीं था, जो और इम्प्लीमेंट हो सकता है और मैं इसको और अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। कंपैरिजन करा करो थोड़ा सा, कॉपी को मिलाया करो कि हाँ ये लाइन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, अब मैंने लिख दिया कंपनी विल पास स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है, कि एजीएम बुलाएंगे, मेंबर का कंफर्मेशन लेंगे बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। फ़र्क आ गया दोनों में, ठीक है। चलो, यहाँ ऐसे हर जगह स्पेशल रेजोल्यूशन में ये बात नहीं लिखनी, लेकिन अगर मैं चैप्टर 7 पढ़ रहा हूँ, मीटिंग का ही चैप्टर है, तो वहाँ मुझे एजीएम वाली बात लिख सकता था मैं, ठीक है। चलो, सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस होगा, अगर कोई डिफ़ॉल्ट किया तो पेनल्टी आप पढ़ लेना। और एक ये था कि रजिस्ट्रार हैज़ रीजनेबल कॉज टू बिलीव कि कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही है और उसने अपना फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं कराया है, तो मैंने आपको बता ही दिया, वो आपके नाम को स्ट्राइक ऑफ कर देगा रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर में से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में से आपका नाम क्या कर देगा? स्ट्राइक ऑफ। तो ये हमने पढ़ा रजिस्टर्ड ऑफिस। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, ऑल्ट्रेशन ऑफ, और सेक्शन 14 ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल तो सिंपल है, मेमोरेंडम की बात करते हैं। पेज नंबर बताओ 2.29 देखिएगा जरा। मेमोरेंडम ऑल्टर करना है तो क्लोज वाइज बात कर लेते हैं। नेम क्लोज है, ऑब्जेक्ट क्लोज है, लाइबिलिटी क्लोज है, रजिस्टर ऑफिस क्लोज है, नॉमिनेशन क्लोज है, सब्सक्रिप्शन क्लोज है। कोई सा भी क्लोज मेंबर ऑल्टर करूंगा तो मेमोरेंडम ऑल्टर हो जाएगा, और मेमोरेंडम ऑल्टर नहीं होगा जब तक के स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हो। कोई से भी क्लोज को ऑल्टर करूंगा तो एसआर पास होगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पे तो सीजी का अप्रूवल भी लगेगा, कुछ कुछ जगह पे तो, जैसे उसने सबसे पहले नेम चेंज, अगर आप नाम चेंज करोगे, ये वो नाम चेंज है जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। एक नाम चेंज आएगा जो किसी और के कहने पे करोगे, उसको हमने नाम दिया रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। क्या नाम दिया है? वो किसी के कहने पे करेंगे तो उसका स्वयं एक सेक्शन है। अभी हम बात करें, आप अपनी मर्जी से अपना नाम चेंज कर रहे हो, किसी से आइडेंटिकल नहीं था, किसी को रिजेंबल नहीं करता था, अनडिजायरेबल नहीं था, कर रहे हो, आपको नाम जम नहीं रहा है, ठीक है। नाम में भी बड़ी माया होती है। अब जैसे एक प्रोड्यूसर है एकता कपूर, उसका के से बड़ा झुकाव था एक समय में, वो के नाम के ही सीरियल बनाती थी, ठीक है, और इतने चलते थे वो कि तुमने तो नहीं देखे होंगे वो। हमारे बचपन में जब वेब सीरीज़ वगैरह नहीं हुआ करती थी और मोबाइल का भी इतना चलन नहीं था और 1 GB रोज़ नहीं मिलता था, तो हमारे टीवीओं पर तो वही सीरियल आते थे 8 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। वो कसौटी ज़िंदगी से शुरू होते थे और सास भी कभी बहुती तक रोते ही रहते थे, घर वाले भी और हम भी, ठीक है।
अच्छा हुआ तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरी मम्मी तो इतनी जज्बाती थी कि वो हर बहू को तुलसी समझ लेती। ठीक है, तुलसी रोती रहती थी और सबके फटे में टांग अड़ाती रहती थी। ठीक है, तो अब ये जो नाम के सीरियल्स थे उनके के से ही शुरू होते थे। आपको कभी ऐसा लग रहा है भाई नाम चेंज करना ज़रूरी है, नाम मेरे को सूट नहीं हो रहा है? ठीक है, क्या क्या कार्तिक? तो आपको भी अगर नाम चेंज करना है तो प्रोसेस क्या है? कुछ भी प्रोसेस नहीं है, कुछ भी प्रोसेस नहीं। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी आपका नाम चेंज का अप्रूवल आएगा या आरओ चेंज का अप्रूवल आएगा तो वो क्या करेगा, एक क्रेडिटर वगैरह की मीटिंग बुलाएगा आपके और उनसे कंफर्मेशन लेगा कि भैया ये कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। क्योंकि ऐसा होता है, देखो अभी मैंने क्या बोला, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, आप नाम चेंज करके रजिस्टर ऑफिस चेंज करके एक कोने से दूसरे कोने में जाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाएगा और फिर आप वहाँ पे अंधी करोगे, ठगी करोगे। इतना बड़ा देश है अपना, यहाँ नाम चेंज कर लिया, सब कुछ हो गया, रजिस्टर ऑफिस एड्रेस चेंज करा, अभी मान लो अपन साउथ से नॉर्थ ईस्ट चले गए, नॉर्थ ईस्ट से यहाँ साउथ आ गए, दूसरी जगह आ गए। ठीक है, कुछ पता नहीं चलेगा, इतना बड़ा देश है। तो भैया आप क्या करो, पहले नाम चेंज के लिए सीजी का अप्रूवल लो। सीजी अप्रूवल देने से पहले एक मीटिंग बुलाएगा और सीजी आपका अप्रूवल 60 दिन में देगा। वो मीटिंग बुलाएगा, क्रेडिटर से पूछेगा, डिबेंचर होल्डर से पूछेगा कि इस कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया, और अगर आपको कोई पैसे देने हैं तो उसकी सिक्योरिटी है इनके पास, आपको कोई सिक्योरिटी दे रखी है, तो ही नाम चेंज होगा। ये तो प्रिकॉशनरी स्टेप है, ये तो प्रिकॉशनरी स्टेप है। इन केस यू हैव ऑलरेडी मेड अ डिफॉल्ट, अगर आपने पहले ही डिफॉल्ट कर रखा है, जैसे आपने मैच्योर डिपॉजिट पे नहीं किए, डिबेंचर पे नहीं किए, आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए, आप तो ऑलरेडी डिफॉल्टर हो, तो आपका अप्रूवल कभी आएगा ही नहीं, आपको नाम चेंज करने का परमिशन। ये तो मीटिंग तो तब होगी जब आप अपनी तरफ से तो अभी बिल्कुल सही हो, लेकिन उनको तो और श्योरिटी चाहिए, और श्योरिटी, तो एक मीटिंग भी बुलाएंगे। क्या बोला मैंने इसको, ये तो एक प्रिकॉशनरी स्टेप है। इफ यू आर ऑलरेडी अ डिफॉल्टर, यू विल नेवर गेट अप्रूवल फॉर नेम चेंज। आपको कभी अप्रूवल नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपने डिफॉल्ट को सही नहीं कर देते। अब मेरी तरफ देखो, ये तो नाम चेंज की बात हुई, लेकिन अगर आपको नाम में से सिर्फ प्राइवेट हटाना है या प्राइवेट जोड़ना है, प्राइवेट हटाना है मतलब पब्लिक कंपनी बनना है, और प्राइवेट जोड़ना है मतलब प्राइवेट कंपनी बनना है, तो प्राइवेट हटाना है या जोड़ना है उसके लिए सीजी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, उसके लिए सीजी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये नाम चेंज हो गया, रजिस्टर ऑफिस का स्टेट चेंज हो गया, दोनों में सीजी अप्रूवल है, बाकी किसी में सीजी अप्रूवल नहीं है। अब एक बार आपका ये नाम चेंज हो गया तो आपको मेमोरेंडम फ्रेश मिलेगा, क्योंकि आपने जो पहले बनाया था उसमें तो अलग नाम था, अब चेंज हो गया तो अब आपको नया फ्रेश मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दूसरा मिलेगा। नाम ही चेंज हो गया ना आपका, तो नाम चेंज हो गया, तो पहले शब्बीर लिमिटेड था, ठीक है, अब अगर मुर्सा लिमिटेड हो गया तो नाम ही चेंज हो गया है, तो उस सर्टिफिकेट का क्या मतलब, तो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? और वो कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि आपने नाम चेंज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है। ठीक है, तो ये मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन हो गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज कर रहे हो और अगर मान लो आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया है और प्रोस्पेक्टस में आपने कुछ लिखा था कि हम यहाँ पैसा लगाएंगे, और अब आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, तो आपको इस बात का क्या बोलते हैं उसे, इस बात की इंफॉर्मेशन कि आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो एक लोकल न्यूज़पेपर में और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में देनी पड़ेगी। ठीक है, कि आप ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज कर रहे हो। उसके बाद जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, क्योंकि 75% शेयर होल्डर ने हाँ करी है एसआर में, 25 अभी भी बचे हैं, तो जो 25% शेयर होल्डर है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर हम उसे बोलेंगे, अगर वो अपना पैसा वापस चाहते हैं तो उन्हें आप एग्जिट रूट देकर उनका पैसा रिफंड करोगे। सर अपने पास पैसे ही नहीं बचे, तो क्यों नहीं बचे? आप तो अभी ऑब्जेक्ट क्लोज को आप चेंज कर रहे हो ना, तो पैसा तो आप लगाओगे, या पहले लगा चुके होंगे, आप ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज कर रहे हो, पहले ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करोगे, एसआर पास करोगे, फिर पैसा लगाओगे ना, तो पैसा क्यों नहीं बचा होगा? पैसा तो होगा आपके पास, बस वो तो यूटिलाइजेशन के लिए है ये सब, कि पहले मैं यूटिलाइज करना चाहता था इस जगह पे, अब करना चाहता हूँ इस जगह पे। तो अब जो लोगों ने पैसा लगाया था, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप लोगों ने मेरे पास पैसा लगा दिया कि सर आप स्कूल डालोगे, कॉलेज डालोगे तो अच्छा ही डालोगे, ठीक है, क्योंकि आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो, तो आप सबने मेरी कंपनी में पैसा लगा दिया, लेकिन अब वो पैसे की मैं फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, कोई दूसरा काम करना चाहता हूँ, तो आप तो सर उसमें हमें ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, हमारा तो पैसा दो, हमने तो आपको देख के पैसा लगाया था, हमें लगा था आप स्कूल कॉलेज वगैरह में तो बढ़िया करोगे तो हमें रिटर्न भी बढ़िया मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी मिलेगा, आप पैसा दो हमें। तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट रूट देना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 13।
14 भी सुन लो, फिर एक साथ रीड करेंगे। आर्टिकल को अल्टर करना, आर्टिकल में मैंने कोई क्लोज ही नहीं बताए थे, तो अल्टर में भी क्या बताऊंगा? यहाँ तो बताया था नेम क्लोज, तो फिर नेम को अल्टर करना बताया। ऑब्जेक्ट क्लोज, तो ऑब्जेक्ट को अल्टर करना बताया। लाइबिलिटी को यूजुअली तो चेंज कर नहीं सकते, कोई अनलिमिटेड को लिमिटेड या लिमिटेड को अनलिमिटेड तो बना नहीं सकते, तो इसमें तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद बताया था मैंने तुम लोगों को नेम हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लाइबिलिटी हो गया और रजिस्टर ऑफिस क्लोज, तो इसको भी चेंज करना बता दिया। जितने क्लोज पढ़ाए तो उसको चेंज करना बता दिया। यहाँ तो कोई क्लोज ही नहीं पढ़ाए, तो यहाँ पे क्या बताऊंगा? यहाँ पे तो ये है कि समय समय पर ये लोग आपको बोलते हैं ना कि इफ ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल डीवीआर इशू करना है, तो क्या बोला है? इफ ऑथोराइज्ड बाय। अब जब कंपनी खोली थी तब तो सोचा नहीं था ऐसे डीवीआर वीवीआर के बारे में, खोल दी उस टाइम पे, तो अब उस टाइम पे नहीं लिखा आर्टिकल में कि डीवीआर इशू करेंगे। अब आज मन कर रहा है डीवीआर इशू करने का, तो क्या करें? आर्टिकल में तो है ही नहीं, तो ऑल्टर कर दो। तो क्या लिखा हुआ है कि जितने भी क्लोज है आर्टिकल के वो सब ऑल्टर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस वही है कि आर्टिकल को ऑल्टर करने के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक मेन बात क्या है, अगर आप पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बन रहे हो तो आर्टिकल ऑल्टर करने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो रेस्ट्रिक्शंस है क्या कि वो शेयर इशू नहीं कर सकते, ये वो। तो पब्लिक से प्राइवेट बन रहे हो, बड़े से छोटे पे आ रहे हो, तो सीजी अप्रूवल चाहिए। इसका लॉजिक भी बताया था मैंने तुम लोगों को, क्या था लॉजिक? यहाँ सीजी अप्रूवल चाहिए। प्राइवेट से पब्लिक बन रहे हो तो सीजी अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन पब्लिक से प्राइवेट बन रहे हो तो सीजी अप्रूवल चाहिए। और सारे आर्टिकल मेमोरेंडम सब चेंज कर रहे हो, पब्लिक इन्वॉल्व थी, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व था। अब आप प्राइवेट बन जाओगे तो वो शेयर वगैरह जो आपने इशू कर रखे थे पहले के, उनका पैसा वैसा सब कुछ, सारी बातें हैं, ठीक है। अब छोटे स्तर से बड़े स्तर पे आना तो स्वाभाविक है, बड़े से छोटे पे आना थोड़ा डाउटफुल है ना। आज ये सपोज करो कि एक मैं मेरा ही एग्जांपल दूं कि मेरी 2 कोचिंग थी और 1 हो गई, तो ये तो खराब बात है। 1 से दूसरी होना कोई इतना, ठीक है, 1 से ग्रोथ हो रही है, दूसरी से तीसरी भी होगी, तीसरी से चौथी भी होगी। तो अगर आप ऊपर जा रहे हो, हाँ भाई आमीन, थैंक यू, ठीक है, तो ऊपर जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पब्लिक से प्राइवेट पे आ रहे हो तो दिक्कत है, इसलिए आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये 12, 13, 14, 15 भी पढ़ाई देता हूँ, फिर रीड करेंगे। सेक्शन 15 ये बिल्कुल सिंपल है कि आप जो भी कॉपीज दोगे मेमोरेंडम और आर्टिकल की, उसमें आपको चेंज मेंशन करना पड़ेगा, या ऐसा बोलूँ चेंज मेंशन नहीं करना पड़ेगा, आप हमेशा न्यू कॉपी दोगे। क्या दोगे? न्यू मेमोरेंडम एंड न्यू आर्टिकल। अगर नहीं देते हो तो पर कॉपी पे 1000 रुपये की पेनल्टी है। जैसे आपने मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर कर दिए, तो आप जब भी मेमोरेंडम किसी को दो तो नया वाला ही देना, ऑब्वियसली नया वाला दोगे। तो कॉपीज टू बी प्रिंटेड इन न्यू फॉर्म, आप नई वाली कॉपीज प्रिंट करोगे। इफ यू हैव गिवन ओल्ड कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल इन विच ऑल्ट्रेशन हैज नॉट बीन देयर, ठीक है, तो 1000 रुपीज 1000 पर कॉपी विल बी लिवाइड ऑन कंपनी एज अ पेनल्टी, ठीक है। तो उनके ऊपर 1000 पर कॉपी के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी। ये तो सिंपल सी बात है। सेक्शन 15, तो 13, 14, 15 पढ़े, एक बार पढ़ो। 13 में पहला पॉइंट पढ़ो, पहले में भी पहला पढ़ो। कंपनी ऑल्टर द मेमोरेंडम विद द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। देखो इस तरीके से लिखा जाता है, विद द अप्रूवल ऑफ द मेंबर बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। और हम कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है, कंपनी में ऑल्टर द आर्टिकल बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। फर्क आ जाता, थोड़ा सा ही आता लेकिन आ जाता। तो कंपनी में ऑल्टर द मेमोरेंडम विद द अप्रूवल ऑफ द मेंबर बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। आगे नेम चेंज, अगर नाम चेंज कर रहे हो तो सीजी का अप्रूवल चाहिए। क्या चाहिए? नो अप्रूवल विल बी नेसेसरी। अगर आपको सिर्फ प्राइवेट वर्ड ऐड या डिलीट करना है, सिर्फ प्राइवेट वर्ड, बाकी कोई चेंज नहीं कर रहे हो, आप बस प्राइवेट हटा रहे हो या प्राइवेट लगा रहे हो, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। नो अप्रूवल चेंज इन अ कंपनी, नो अप्रूवल शैल बी नेसेसरी वेयर द चेंज इन अ कंपनी इज ओनली एडिशन एंड डिलीशन ऑफ द वर्ड प्राइवेट। आप सिर्फ प्राइवेट वर्ड को हटा रहे हो या प्राइवेट वर्ड को डिलीट कर रहे हो। हाँ बेटा, हाँ, फिर प्राइवेट से पब्लिक में आएंगे तो आपने कहा ना अप्रूवल चाहिए, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। प्राइवेट से पब्लिक में आना, अरे पब्लिक से प्राइवेट में आना, पब्लिक से प्राइवेट में आने के लिए आप प्राइवेट हटाओगे, अरे लगाओगे, लेकिन बाकी की भी चेंजेस करोगे तो फिर सीजी अप्रूवल चाहिए। वो बात आर्टिकल में लिखी हुई है। अगर आप बाकी के कोई चेंज नहीं करें, जैसे मैं पहले पब्लिक कंपनी था, सुनना बराबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहा हूँ। आप पहले पब्लिक कंपनी थे, लेकिन आप कद्दू पब्लिक कंपनी थे नाम के, मेंबर थे नहीं आपके कोई, ठीक है, 15-20 मेंबर थे, शेयर वेयर इशू करे नहीं थे, बट पता नहीं क्या चुल थी आपको कि आपने पब्लिक कंपनी खोली। 20 कंपनी थे, आपने सोचा था शेयर वेयर इशू करेंगे बाद में, 7 साल हो गए, कोई शेयर वेयर इशू हुए नहीं, आर्टिकल मेमोरेंडम वही घिसे पिटे हैं,
है ना, 10-12 मेंबर है, वही लोग कर लेते हैं, उन्हीं ने पैसा लगाया था। अब सोच रहे हैं फालतू पब्लिक कंपनी के खर्चे क्यों बियर करें यार, प्राइवेट बना लेते हैं इसको। तब प्राइवेट बना रहे हो तो प्राइवेट बनाने के सिर्फ प्राइवेट वर्ड जोड़ना था, बाकी मेमोरेंडम और आर्टिकल में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, मेंबर की लायबिलिटी तो लिमिटेड रहती है। मेंबर का नाम भी वही है, पहले भी 12 थे, अभी भी 12 ही रहेंगे, बस फॉर्म चेंज हो रही है प्राइवेट हटाकर या लगाकर। तो फिर सीजी अप्रूवल रिक्वायर्ड कि इतनी सी चीजें, तो आर्टिकल ऑल्टर ही नहीं हो रहे। उन्होंने बोला आर्टिकल में कुछ चेंज करना है, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वही रहने दो पूरे। मेमोरेंडम में कुछ चेंज करना है, नाम वाम चेंज करना है, ऑब्जेक्ट, अरे वही रहने दो, सब वही रहने दो, बस प्राइवेट शब्द जोड़कर वापस दे दो सर्टिफिकेट। अब यहां सीजी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, समझ में आया? कंपनी का फॉर्म चेंज नहीं हुआ, नेचर चेंज नहीं हुआ, मेंबर चेंज नहीं हुए, लाइबिलिटी चेंज नहीं हुआ, आर्टिकल चेंज नहीं हुआ, मेमोरेंडम चेंज नहीं हुआ, जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही अब करते रहेंगे, बस फर्क इतनू सा आएगा कि अब प्राइवेट वर्ड हटाना है या लगाना है, तो फिर सीजी अप्रूवल रिक्वायर्ड। समझ में आया चिन्नू? डाउट है कुछ? ठीक है, देखो आगे, चेंज ऑफ द नेम शेल नॉट बी अलाउड। अगर ये बता ही दिया, अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए तो नाम चेंज का अप्रूवल आपको कथे ही नहीं आएगा। अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए, मैच्योर डिपॉजिट पे नहीं किए, मैच्योर डिबेंचर्स पे नहीं किए, आपने अगर कोई भी तरह का डिफॉल्ट किया है तो आपका अप्रूवल कथे ही नहीं आएगा। एंट्री, आपको फ्रेश सर्टिफिकेट मिल जाएगा न्यू नेम के साथ। उसके बाद इफ द ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, अगर आप रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे हो तो काट दो इसको, ये उधर पढ़ा ही दिया पूरा। अगर रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे हो तो बता ही दिया पूरा, है ना। आगे ये वाली बात, कौन सी वाली बात? प्रिकॉशनरी स्टेप लिख दो इसको, प्रिकॉशनरी स्टेप। प्रिकॉशनरी स्टेप क्या कहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पोज द एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज करने से पहले विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, ठीक है, 60 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन डिस्पोज हो जाएगी। कितने दिन के अंदर अंदर? मतलब सीजी अप्रूवल देने में कितना टाइम लगाएगी? क्यों 60 दिन लगाएगी? इसलिए लगाएगी क्योंकि वो सबकी मीटिंगें बुलाएगी। प्रिकॉशनरी स्टेप क्या करेगी वो? सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई इटसेल्फ, वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगी कि आपने ये जो चेंज करा है इसमें आपने क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर की कंसेंट ली है, सफिशिएंट प्रोविजन हैज बीन मेड बाय कंपनी, इनके डेब्ट को डिस्चार्ज करने के लिए आपने प्रोविजन बना रखा है, एंड एडिक्वेट सिक्योरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड, और एडिक्वेट सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड करी है। 3 बातें, एक तो इनकी मीटिंग बुला के बोला जाएगा इनकी कंसेंट ली है, दूसरा सफिशिएंट प्रोविजन बनाया है, तीसरा एडिक्वेट सिक्योरिटी दी है। कंसेंट, प्रोविजन, सिक्योरिटी, कंसेंट, प्रोविजन, सिक्योरिटी, कंसेंट, प्रोविजन, सिक्योरिटी, 3 बात का कंफर्मेशन लेगा हमारा सीजी, और उसके बाद कंफर्मेशन देगा, इनसे लेगा और कंपनी को देगा। सेटिस्फाई हो जाएगा, हाँ सब कुछ बढ़िया है, तो ही वो कंफर्मेशन देगा, नहीं तो कंफर्मेशन नहीं देगा। कितने दिन में देगा? 60 दिन। समझ गए? आगे देखो जल्दी जल्दी फटाफट। अब फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, जो भी ऑल्ट्रेशन किया है आपने मेमोरेंडम में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, सीजी का अप्रूवल, ये सब आपको फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि भैया देखो हमने एसआर भी पास किया है, सीजी का अप्रूवल भी आ गया है, अब तो हमें चेंज करने दो। तो आप रजिस्ट्रार को ये फाइल करोगे, रजिस्ट्रार फिर आपको कंफर्मेशन दे देगा, चेंज कर लो। पापा का कंफर्मेशन आ गया, ठीक है, या दादाजी का आ गया, तो पापा क्या करेंगे अब? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब अप्रूव कर दिया है तो अब रजिस्ट्रार क्या मना करेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में आ जाएगा और नया सर्टिफिकेट इशू होगा। याद रखना, नया सर्टिफिकेट 2 ही केस में इशू होगा, अगर आपका रजिस्टर ऑफिस चेंज हो रहा है स्टेट से दूसरे स्टेट में, और नाम चेंज हो रहा है, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे नाम होता है, रजिस्टर ऑफिस का स्टेट होता है, ठीक है, तो वो दोनों चेंज होंगे तो फिर नया सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा। बाकी इंटरनल मैटर्स में नया सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं। देखो आप ये चीज को कब चेंज करोगे भाई? जब इसका कोई मैटर चेंज हो रहा होगा। अब आपने यहाँ चेंज किया, यहाँ चेंज किया, यहाँ चेंज किया, लेकिन इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें जो जो चीजें लिखी हुई थी वो पहले जैसी ही है, तो फिर ये चेंज क्यों होगा? तो नया सर्टिफिकेट कब मिलेगा ये ध्यान रखना, जब सर्टिफिकेट पे लिखी हुई कोई चीज चेंज हो रही है। इंसिडेंटल मैटर्स चेंज हो रहे हैं तो उससे सर्टिफिकेट नया नहीं मिलता, उस सर्टिफिकेट में नया देखिए क्या करेंगे, जैसा पुराना था वैसा ही अभी है। आगे ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करेंगे, देखो ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करेंगे। If a company has raised money from public through prospectus, अगर आपने prospectus से पैसा रेज कर दिया था, it shall not change object, आप ऑब्जेक्ट चेंज ही नहीं कर सकते अनलेस स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास, जब तक आप एसआर पास नहीं करोगे, वो भी पोस्टल बैलेट से पास करना। तो पढ़ चुके हो आप पोस्टल बैलेट क्या होता है? पोस्टल बैलेट में आपके घर पे एक बैलेट पेपर आएगा, उस बैलेट पेपर में आप अपनी कंसेंट दोगे, ठीक है, उसके बाद सारे बैलेट पेपर कंपनी के पास आते हैं, स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होता है, स्क्रूटनाइजर सारे बैलेट पेपर्स को चेक करता है। 4 तरह के बैलेट होते हैं, एक येस वाले, एक नो वाले, एक जिसमें कुछ नहीं होता, और एक वो इनवैलिड वाले जिसमें कुछ ने आड़ा टेढ़ा कर दिया है, आपने जो लिखने को बोला था वैसा नहीं लिखा। फिर स्क्रूटनाइजर सारे बैलेट पेपर की काउंटिंग करेगा और रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वेबसाइट पे डाला जाएगा, 2 विटनेस के सामने सारी प्रोसीडिंग। याद है सब कुछ?
तो बोले बैलेट पेपर से चुनाव होगा। आगे पोस्टल बैलेट। आगे इसकी डिटेल आपको 2 न्यूज़पेपर में देनी पड़ेगी, बता दिया, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर। द डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रेजोल्यूशन पब्लिश इन द न्यूज़पेपर, वन इन द इंग्लिश न्यूज़पेपर, वन इन द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर व्हिच इज द सर्कुलेशन प्लेस रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड। जहां पे आपका रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड था वहां पे आपको ये 2 बातें देनी पड़ेंगी। डिसेंडिंग शेयर होल्डर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट, डिसेंडिंग शेयर होल्डर को एक एग्जिट रूट देना पड़ेगा कि वो अगर निकलना चाहते हैं तो निकल जाए। हमारी एसेस, ठीक है, हमने तो पैसा लगाया था इस ऑब्जेक्ट में और आप लगा रहे हो इस ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट में हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, लाओ पैसे वापस दो, डिसेंडिंग शेयर होल्डर को पैसे वापस देना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर कर देगा मेमोरेंडम को 30 दिन के अंदर अंदर। ये बकवास पॉइंट। ऑल्ट्रेशन आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, तो और कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, बकवास पॉइंट, ठीक है। कह रहा है ऑल्ट्रेशन सिर्फ वैसे ही करना जैसे इस सेक्शन में बताया गया है, तो और कैसे करते, बकवास पॉइंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाइबिलिटी क्लोज से मिलता है। अभी मैंने तुम्हें कहा कि लाइबिलिटी क्लोज में तो चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि लिमिटेड को अनलिमिटेड नहीं कर सकते और अनलिमिटेड को लिमिटेड नहीं कर सकते, तो लाइबिलिटी में तो चेंज आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अब लाइबिलिटी क्लोज में अगर आप ऐसा चेंज करना चाहते हो कि आप मेंबर्स के अलावा किसी को डिविडेंड देना चाहते हो, तो इस तरह का एग्रीमेंट नल एंड वॉइड होगा। अब किसी ने, शायद पूनम ने पूछा था कि सर मेंबर के अलावा तो वैसे भी किसी को नहीं देते डिविडेंड। हाँ, तो देते भी नहीं है, देना भी नहीं है। अब कोई ऐसा प्रोविजन बना दिया, कोई चेंज कर दिया, मेमोरेंडम में लिख दिया कि मेंबर के अलावा भी देंगे डिविडेंड, तो वो प्रोविजन वॉइड एब इनिशियो होगा। क्या होगा, वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, उसका कोई एग्जिस्टेंस, मेंबर के अलावा आप किसी को डिविडेंड नहीं दे सकते। पढ़ो, एनी ऑल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल इंटेंडेड टू गिविंग। देखो, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है ना, ये पागलपने वही कर सकती है। लिमिटेड बाय शेयर में तो वैसे ही नहीं कर पाओगे, लिमिटेड बाय शेयर में तो शेयर होल्डर होंगे, एजीएम होगी, तो उनसे पूछ के उनको डिविडेंड दोगे या उनसे पूछ के किसी और को डिविडेंड दोगे, तो वहां तो प्रोविजन वैसे ही टाइट है, वहां तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। यहाँ लूज है थोड़ा। कौन सी कंपनी में, गारंटी कंपनी, तो प्रिकॉशनरी वे में लिख दिया भाई, कोई ऐसी गारंटी कंपनी ऐसी बावले जैसे प्रोविजन ना डाल दे। तो देखो, where a company limited by guarantee not having share capital intended to give a person right to divisible profit otherwise than as a member, otherwise than as a member, otherwise than as a member, जो मेंबर नहीं है उसको आप राइट दे रहे हो कि तू डिविजिबल प्रॉफिट में क्या कर, पार्टिसिपेट कर, शैल बी वॉइड। वो प्रोविजन क्या होगा, वॉइड। प्यारे बच्चों, ऐसा कोई प्रोविजन आप पार्टनरशिप में डाल सकते हो। जैसे हमने अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करी और उसको बोला कि जैसे अभी एक ऑफ़र आया हमारे पास अभी रिसेंट में, क्या ऑफ़र आया कि भैया ये आप तलवंडी में कोचिंग डालो, बिल्डिंग में लगाऊंगा पूरी, ठीक है, जितनी बड़ी बिल्डिंग चाहिए तुम्हें उतनी बिल्डिंग। जैसे हमारी कोई बात चल रही थी तो वो हमसे बोल रहा था कि मैंने ये कहा कि यार हम कई बार लोकेशन की वजह से भी मात खा जाते हैं कि हम लोग इस एरिया में हैं तो दूसरे एरिया में होते, तो ऐसे बात में निकल गया। तो मेरा दोस्त बोलता है कि अगर तुझे लगता है लोकेशन ही एक इशू है, उनका बहुत बड़ा काम है, प्रॉपर्टियों का काम है, तो तू जिस लोकेशन पे बोलेगा उस लोकेशन पे बिल्डिंग अपन लेंगे, बनाऊंगा भी मैं, कंस्ट्रक्ट भी मैं करूंगा, तुम सिर्फ पढ़ाना, ठीक है। 25% मेरा, 75% तुम तीनों का, 25-25-25, ठीक है। तो अब हम प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करें उसके साथ, जबकि वो पार्टनर नहीं है, पढ़ाता नहीं, वो डीड में भी नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट तो अलाउ करता है, ऐसी कोई चीज़ आप रख सकते हो। लेकिन ऐसी कोई चीज़ आप कंपनी में करना चाहते हो तो उसको बोलो भाई तू पहले मेंबर बन, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू टेक पार्ट इन प्रॉफिट। अब वो बोले, मैं उसको बोलूँ तू पार्टनर वार्टनर नहीं यार, फिर तुम मीटिंग रखोगे, मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और मैं कोचिंग में थोड़ी समझता हूँ, तुम ज़्यादा समझते हो, तुम फीस डिसाइड करो, तुम तरीके से चलाओ सब्जेक्ट आपस में, कुछ जो करना है। मैं तो एक बिल्डिंग बनाऊंगा, तुम्हें चाबी दूंगा और चला जाऊंगा, 3 महीने 4 महीने में आऊँगा, प्रॉफिट का कैलकुलेशन तुम बता देना, जो बोलोगे वो मान लूँगा, 25% लेके चला जाऊँगा, ये कांच खोलूँगा, यूँ लिए कांच बंद करूँगा, चला जाऊँगा। तो अगर ऐसा कोई प्रोविज़न आप रखना चाहते हो तो पार्टनरशिप में आप कर सकते हो, कंपनी में आप ऐसा कोई प्रोविज़न गारंटी कंपनी में नहीं कर सकते, लिमिटेड बाय शेयर में भी नहीं कर सकते। आगे, ऑल्ट्रेशन टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी, हर ऑल्ट्रेशन आपको हर कॉपी में लिखना। ये सेक्शन 15 पढ़ा दिया मैंने आपको, और नहीं लिखोगे तो 1000 का फाइन है। इसके बाद टेबल बनी हुई है, जब मैंने पूरा ही पढ़ा दिया तो टेबल का चाटेंगे क्या। इसके बाद ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल, ऑल्ट्रेशन ऑफ, देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट
अ कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर आर्टिकल, सिंपल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग आप ऑल्टर कर सकते हो आर्टिकल को बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। प्राइवेट को पब्लिक बना सकते हो, पब्लिक को, लेकिन अगर पब्लिक को प्राइवेट बना रहे हो तो सीजी का अप्रूवल चाहिए। देखो, वेयर अ कंपनी बीइंग प्राइवेट ऑल्टर आर्टिकल्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड अ रिस्ट्रिक्शन एंड फलाना डिमकड़ा, ठीक है, टू बी इंक्लूडेड। अगर आप प्राइवेट कंपनी की रेस्ट्रिक्शन हटा रहे हो और उसे पब्लिक बना रहे हो तो कर सकते हो, बट इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट, लेकिन अगर आप पब्लिक को प्राइवेट बना रहे हो, शैल नॉट बी वैलिड अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय सीजी, जब तक कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड ना हो। मेरी वो बात याद रखना, तो कभी गड़बड़ नहीं करोगे। छोटे से बड़े पे आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े से छोटे पे आ रहे हो तो दिक्कत है, सीजी का अप्रूवल है, दिक्कत भी नहीं है सीजी का। और वो बात याद रखना जो अभी कार्तिक ने पूछी है कि प्राइवेट शब्द हटाने और लगाने के अंदर कोई अप्रूवल नहीं है, और जब आप पब्लिक से प्राइवेट बनोगे तो आपको प्राइवेट शब्द हटाना या लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा मतलब, और प्राइवेट से पब्लिक बनोगे तो हटाना पड़ेगा, तो इसमें सीजी का अप्रूवल नहीं है। तो सर उधर वाली और इधर वाली बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि एक दूसरे को? ना, कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही, वो भी सही है। वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, आप ये वर्ड लिखोगे, ये वर्ड लिखोगे आप मैर, MERE, मैर। आप सिर्फ प्राइवेट शब्द जोड़ना या हटाना, सिर्फ प्राइवेट शब्द जोड़ना या हटाना चाहते हो तो नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, बाकी कुछ नहीं करना चाहते। बट यहाँ पे तो पूरा कन्वर्जन हो रहा है भाई, आर्टिकल चेंज होंगे, मेमोरेंडम चेंज होंगे, सिर्फ नाम हटाने जोड़ने की बात नहीं हो रही, पूरा के पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा ही चेंज हो रहा है, तो सीजी अप्रूवल रिक्वायर्ड है अगर पब्लिक से प्राइवेट में आ रहे हो तो। समझ गए? आगे फाइलिंग ऑफ द आर्टिकल, आप जो भी ऑल्ट्रेशन करोगे रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा, कोई भी ऑल्ट्रेशन वैलिड नहीं है जब तक वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ना हो। ये बकवास लाइन, जाहिल लाइन। इसके बाद सेक्शन 15 वापस आ गया। क्या क्या है सेक्शन 15? कि जो भी चेंज करोगे वो उसकी कॉपीज में मेंशन करना पड़ेगा। देखो, एवरी ऑल्ट्रेशन मेड इन आर्टिकल, एवरी ऑल्ट्रेशन मेड इन मेमोरेंडम एज द केस में बी, ठीक है, शैल बी स्टेटेड इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल, एंड द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट लाइबल टू पे 1000 पर कॉपी। हर कॉपी का लाइबल कितना है, हर कॉपी का फाइन कितना है? 1000। बेटा पॉज कर, याशी पानी लेके आ। सेक्शन 15 तक हो गया। मैं इससे होते तो बताते रहना, एक जोक सुनाऊंगा तुम्हें, जोक याद करके आया हूँ आज एक में। आगे सेक्शन 12 से आपको 15 तक पढ़ा दिया। अब आगे छोटे छोटे सारे सेक्शन ले लेते हैं। सेक्शन 16 किसका है? सेक्शन याद है आपको? वेरी गुड, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। यहाँ से तो नाम आपको याद ही होंगे। 17 कन्वर्जन है, 18 आपका वो है कॉपीज, कोई मांगे तो दे देना, मेमोरेंडम आर्टिकल की कोई कॉपी मांगी, या फिर ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। 17 में कॉपीज है, 18 में कन्वर्जन है। 19 तो फेवरेट, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकती। 20 नोटिस, 21 और 22 ऑथोराइजेशन, 21 और 22 ऑथोराइजेशन। जल्दी से देखो, पेज नंबर बताओ सेक्शन 16 का, पेज नंबर 39, ठीक है। ये आपने जो नोट्स बनाए हैं वो लाइन से बनाना, बनाए ही होंगे मतलब। चलो सेक्शन 16 यहाँ देखिएगा ज़रा। सेक्शन 16 नेम, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। दो बातें हैं इसमें, दो बातें। पहली बात, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को ये बोले कि आपको आपका नाम चेंज करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि आपको आपका नाम चेंज करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर मिलने के 3 मंथ के अंदर अंदर आपको आपका नाम चेंज करना पड़ेगा बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यहाँ ऑर्डिनरी है, बाय पासिंग 3 महीने के अंदर अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों चुल है कि वो आपसे नाम चेंज करवाए? तो इसमें ऐसे लिखना, इफ इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे लिखना, इफ इन द, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में आपका नाम किसी और कंपनी का आइडेंटिकल है या अनडिजायरेबल है तो आपको नाम चेंज करने का बोला जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जब बोलेगी उसके 3 महीने में चेंज करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने में बोलेगी ऐसा नहीं है, दोनों में फ़र्क है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उसके 3 महीने में नाम चेंज करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने में बोलेगी ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कभी भी बोल देगी, जब बोलेगी 3 महीने में नाम चेंज। इसका सेकेंड पार्ट भी सुन लो। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई बंदा एक एप्लीकेशन देता है, ऑन एन एप्लीकेशन बीइंग रिसीव बाय सीजी, ऐसा लिखोगे इसको। उधर लिखा था इफ इन द ओपिनियन ऑफ सीजी, क्या लिखा था? शब्दों का ध्यान रखना, वहां क्या लिखा था? इफ इन द ओपिनियन ऑफ सीजी। यहां लिखोगे इफ एन एप्लीकेशन मेड टू सीजी इन दिस बिहाफ। अगर किसी को सीजी ने एप्लीकेशन दी इस दिन बिहाफ में, किस बिहाफ में? के आप कंपनी का नाम उसके नाम से मिलता जुलता है, उसको रिजेंबल कर रहा है, आइडेंटिकल है, और जो एप्लीकेशन दे रहा है उसका नाम ट्रेडमार्क और पेटेंट एक्ट में रजिस्टर्ड है,
और कंपनी का नाम उसको रिजेंबल कर रहा है, ठीक है, तो वो बंदा एप्लीकेशन देगा सीजी को कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 3 साल के अंदर अंदर, पूरा याद रखना। अब यहाँ टाइम पीरियड है, अब आप कोई तब जब जागो तब सवेरा नहीं है यहाँ पे जब जागो तब सवेरा। कितने साल में जागना है? 3 साल में जाग जाना भाई, है ना, उसके बाद फिर बॉल आपके पाले से निकल जाएगी। तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के विद इन 3 इयर्स अगर वो बंदा एप्लीकेशन दे सीजी को और सीजी कंपनी को डायरेक्ट करे कि आप अपना नाम चेंज करो बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दिस टाइम यू हैव 6 मंथ, दिस टाइम यू हैव 6 मंथ। अब मेरे को ये लगता है यहाँ 6 महीने इसलिए होंगे, ठीक है, कि आपको जब पहले बोला था ना तो ये नहीं बोला था कि भाई, उनको बोला था ये आइडेंटिकल है, फलाना है, ढिमकड़ा है। यहाँ पे तो मुझे भी एप्लीकेशन आई है तो उसको 6 महीने इसलिए दिए ताकि वो वेरीफाई करना चाहे तो कर ले। वो ये बोलेगा तुम्हें कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है मेरा नाम उससे मिलता जुलता है तो तुम उसकी बात मान रहे हो, और मैं कह रहा हूँ नहीं है उससे मिलता जुलता, मेरी बात भी तो मानो। बोला भाई तू देख ले, तेरे हिसाब से तू उससे मिल ले, आराम से सेटिस्फाई हो जा। उसने तो मेरे को ये कहा है कि ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है उसका नाम, उसने नंबर भी दिया है, बिल की कॉपी भेजी है, पेटेंट में है उसका नाम। अब तू जो लड़ाई लड़नी है उससे लड़ ले, तेरे को टाइम दे रहा हूँ, बाकी 6 महीने में नाम चेंज हो जाना चाहिए भाई, जो भी करना हो कर ले। तो यहाँ 6 महीने है और वहाँ 3 महीने है। वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में था, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में था तो वो सवाल कैसे उठा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है, तो उससे सवाल करोगे क्या? यहाँ पे उससे सवाल कर लो ना जिसने बोला है, तो 6 महीने दिए आपको, ठीक है। दोनों केस में OR इसलिए है, तुम्हें याद ही होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे नाम चेंज हो रहा है तो आपको नाम तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इस प्रोविजन को रेस्ट्रिक्टिव बनाना सही नहीं था, इसलिए SR नहीं रखा, तो थोड़ा लिबरल रखा इसको, और क्या रखा? OR रखा, ताकि इजीली पास हो जाए। पढ़ो जरा। If in the opinion of CG name is identical with or to resemble the name of any other company, ये देखो मैं जैसे पढ़ता हूँ ना तुम वैसे लिखना सीख जाओ। मैं जब पढ़ता हूँ तुम लोग नोटिस करते हो सारे वर्ड वैसे नहीं होते जो लिखे हुए होते हैं, बस मैं जैसे पढ़ रहा हूँ ना तुम वैसे लिखना सीख जाओ, वही सिखाना है और वही सिखा रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल से, ठीक है। वो लिखना ही है बस कला, समझाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, उससे ज़्यादा बड़ा टास्क है तुम्हें लिखने में एफिशिएंट बनाना, ठीक है। बहुत मैटर करता है ये, बहुत मैटर, क्योंकि नॉलेज सब में होती है, बस एक हम अपना संदेश उस कॉपी चेकर तक पहुंचा नहीं सके सही शब्दों में, तो बड़ा बुरा लगता है, ठीक है। चलो, इफ इन द ओपिनियन ऑफ सीजी, ठीक है, द नेम ऑफ कंपनी इज आइडेंटिकल और द रिजेंबल एनी अदर कंपनी विच इज इन एग्जिस्टेंस, देन सीजी में डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम within a period of 3 months from the date of direction by adopting ordinary resolution। ऐसे लिखते हैं आप इसको, ठीक है, कि अगर सीजी के ओपिनियन में ऐसा लगता है कि कंपनी का नाम किसी और कंपनी के नाम से आइडेंटिकल है या उसे रिजेंबल कर रहा है, तो जिस दिन सीजी डायरेक्शन दे उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको नाम चेंज करना है बाय पासिंग OR। अब ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर, अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ऑनर है वो एप्लीकेशन देता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे विद इन 3 इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उस कंपनी के 3 साल के इनकॉर्पोरेशन के अंदर अंदर के द नेम ऑफ द कंपनी इज आइडेंटिकल और रिजेंबल द नेम ऑफ द ट्रेडमार्क, देन सीजी में डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज द नेम और शैल चेंज द नेम विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डायरेक्शन आफ्टर अडॉप्टिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऐसे लिखोगे आप, समझ गए? लिख सकते हो, लिखना ही पड़ेगा। अब बिल्कुल पूरा रट्टा नहीं है, लेकिन लिखना भी ऐसा है कि बिल्कुल लगे उसको कि हाँ भाई ये एक्ट की लैंग्वेज है, बढ़िया प्रॉपर लिखा है, सड़क छाप बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। आगे आओ भाई, अगर आपने सीजी का अप्रूवल नहीं माना, किसी बाप की ताकत नहीं मानेगा, 3 महीने या 6 महीने में आपको करना ही पड़ेगा नाम चेंज। आगे, कंपनी अगर नाम चेंज कर ले तो 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस दे दे सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को, कि मैंने नाम चेंज कर लिया है, और अब आपका वही मेमोरेंडम नया आएगा, आर्टिकल नए आएंगे, और आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में चेंज आएगा। क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में चेंज आएगा? फ्रेश आएगा, सर्टिफिकेट फ्रेश आएगा। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नाम है और वो नाम अब तो फ्रेश सर्टिफिकेट आएगा। क्या आएगा? लिखा हुआ नहीं है लेकिन याद रखना, आएगा ही आएगा, वो तो फ्रेश सर्टिफिकेट आएगा। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा हो गया ये? 16, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। और अब सेक्शन 17, ये किसका है? कॉपीज का। और 18 है कन्वर्जन का। किसका है?
पहले कॉपीज देखो, ये सड़ा सा सेक्शन है। 17 पेज नंबर बताओ, पेज नंबर 3.2.34 2.34। जब भी कोई मेंबर कंपनी से मेमोरेंडम, आर्टिकल, स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एनी अदर एग्रीमेंट, कोई भी तरह की कॉपी मांगे तो कंपनी को 7 दिन में देनी है। अगर नहीं दी तो पर डे के हिसाब से फाइन है। कितना? 100 रुपये पर डे, 1000 रुपये पर डे। अब ये तुम्हें मैंने कहा था कितने कमीने लोगे, कॉपी मेंबर मांग रहा है, दे में उसको नहीं रहा, फाइन मैं सरकार को दे रहा हूँ कि तूने उसको कॉपी क्यों नहीं दी, मेरे को 1000 रुपये दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो कंपनी बोलेगी ये दुख खत्म का है, नहीं होता वे, ठीक है, उसको मैं नहीं दे रहा हूँ कोई चीज़, तो फाइन भी मुझे किसको देना है? कंपनी को, अरे सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। देखो, अकॉर्डिंग टू 17, एवरी कंपनी ऑन बीइंग रिक्वेस्टेड बाय मेंबर, जब भी मेंबर रिक्वेस्ट करेगा तो द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे विद इन 7 डेज। कौन से? मेमोरेंडम, आर्टिकल, एग्रीमेंट और एवरी रिजोल्यूशन। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट किया तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट लाइबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 1000 पर डे, सॉरी हाँ पर डे। 7 दिन के बाद पर डे के हिसाब से कितना फाइन है? एक बात मुझे आप बताओ, ये पढ़ा दिया मैंने, आपने पढ़ लिया, ये सीजी को पता कैसे चलेगा कि उसने 7 दिन में उसको नहीं दिया है और फिर सीजी अप्रूव है ना? तो उनको बताना पड़ेगा। तो अभी क्या होता है कि लोगों को अपने राइट्स ही पता नहीं होते, तो उन्होंने मांगा और 7 दिन के 15 दिन भी हो गए, तो उनको तो पता ही नहीं है, और मैंने 15 दिन बाद भी दिए ना, तो वो तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लो यार बढ़िया आ गया यार, मैंने मंगाए थे, चलो पढ़ लेते हैं। तो वो कोई पेनल्टी वेनल्टी लगनी नहीं है, कहने की बात है सब। ठीक है, सोचो ना तुम, ये पेनल्टी कौन लगाता होगा? अभी सीए फाइनल में इसके सेक्शंस थे सारे, तुम्हें खैर हट गए कि पेनल्टी कौन लगाता है, पेनल्टी लगती कैसे है। ठीक है, इसके लिए भी एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है जो ये पेनल्टी को लिवाय करता है, उसको देखता है कि पेनल्टी किस तरीके से लगनी चाहिए। वेव करने की भी पावर होती है उसके पास, बहुत सही जगह पे वेव भी कर देता है वो, अगर कोई रीजनेबल कॉस्ट टू बिलीव हो तो। चलो, तो ये सेक्शन 17 हो गया, कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम टू बी डिलीवर्ड टू मेंबर 17। अब 18 पे आओ, कन्वर्जन, इसमें कुछ था ही नहीं। पेज नंबर 2.40, पेज नंबर 2.40 किसका है ये? कन्वर्जन का। एक बार देखो, 2 डेफिनेशन था जिसमें प्रोमोटर की डेफिनेशन पड़ी, 3 फॉर्मेशन था। 3 फॉर्मेशन में हम लोगों ने बात करी कि 2 मेंबर, और प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए और पब्लिक कंपनी खोलने के लिए 7 मेंबर, और नंबर ऑफ मेंबर अगर 2 और 7 से कम होंगे और बिजनेस 6 महीने से ज़्यादा चला तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी? मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। फिर 4 में हम लोगों ने पढ़ा मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में नेम क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, एक सारे क्लोज पढ़े। नेम क्लोज में हम लोगों ने बात करी अनडिजायरेबल ना हो, ये ना हो, वो ना हो, किसी और कंपनी को आइडेंटिकल ना हो, रिजेंबल ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पैट्रोनेज शो करता है तो सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बोर्ड वगैरह इस तरह के वर्ड यूज करना है तो सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। 4 में पढ़ा। फिर 5 में पढ़ा हम लोग, अरे 4 के अंदर नेम क्लोज के साथ हमने ऑब्जेक्ट क्लोज भी पढ़ा। ऑब्जेक्ट क्लोज में जो भी ऑब्जेक्ट हो आपका वो बताना पड़ेगा। आपका नाम आपके ऑब्जेक्ट क्लोज को रिजेंबल करता हो, अगर नहीं है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर नाम चेंज करना पड़ेगा। लाइबिलिटी क्लोज के अंदर हम लोगों ने बात करी कि लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ उतने शेयर्स तक लिमिटेड है जितने आपने होल्ड कर रखे हैं। लिमिटेड बाय गारंटी है तो गारंटी के केस में आपने जो इनकॉर्पोरेशन के वक्त अमाउंट बताया था उस अमाउंट तक आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है और वो पैसा भी आपको वाइंडिंग अप में देना है। ये सब बातें लाइबिलिटी क्लोज में। फिर बाकी के क्लोज बिल्कुल लल्लू थे। रजिस्टर ऑफिस क्लोज में सिर्फ स्टेट का नाम लिखना है। आर्टिकल में हमने एंट्रीजमेंट की बात करी मेन तो, और मॉडल आर्टिकल को अडॉप्ट करने की बात करी कि अगर आपने मॉडल आर्टिकल को अडॉप्ट नहीं किया तो और आपने मॉडिफाई भी नहीं किया, एक्सक्लूड भी नहीं किया तो आपको पर वो एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन मॉडल आर्टिकल में लिखे हुए थे। फिर 6-7 में बात करी हमने इनकॉर्पोरेशन। उसमें पहले आपको डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल, डिक्लेरेशन सीए का, सीएस का, ठीक है, कि हमने एक्ट की सारी फॉर्मेलिटी कंप्लाई करी है, ये डिक्लेरेशन वगैरह फाइल करना है। इसके बाद वहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा, वो कंक्लूसिव एविडेंस होगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपने फॉल्स फाइल किया है जानबूझकर तो जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है और एनी पर्सन जो इन्वॉल्व है उन पे 447 लग जाएगा और कंपनी का केस ट्रिब्यूनल में जाएगा। ट्रिब्यूनल 4 तरह के ऑर्डर पास कर सकता है, तो वाइंडिंग अप का या स्ट्राइक ऑफ कर देगा आपका नाम, अनलिमिटेड कर देगा मेंबर की लाइबिलिटी, मैनेजमेंट चेंज करेगा या एज इट में डीम्स फिट। जो भी ऑर्डर पास करेगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड जरूर देगा। इसी में ओपीसी की बात करी, नॉमिनी रखना जरूरी है, नॉमिनी की रिटन कंसेंट है, नॉमिनी को चेंज कर सकते हो। नॉमिनी और मेंबर दोनों इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए जो पिछले 120 दिन इंडिया में रहते हो। सेक्शन 8 ओपीसी जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं खुल सकती, ठीक है।
और बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं खुल सकते। फिर सेक्शन 8 की बात करी हम लोगों ने, किसकी? सेक्शन 8 कंपनी की, जो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस से खुलती है, अपने मेंबर को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती और अपने ऑब्जेक्ट के अलावा कहीं और पैसा यूज नहीं कर सकती। सेक्शन 8 कंपनी के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस जो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसकी कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ती है। अगर वो कंडीशन कंप्लाई नहीं करी, पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं किया या डिविडेंड दे दिया अपने मेंबर को, तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। लाइसेंस रिवोक होने के बाद आपका नाम या तो स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर से और आपको बोला जाएगा आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी की तरह काम करो, या अपने नाम के आगे प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगा लो, या आपका कंपनी का अमालमेंट कर दिया जाएगा किसी और कंपनी के साथ हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। इस केस में जो भी आपके पैसे होंगे वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में चले जाएंगे। ठीक है, कहाँ चले जाएंगे? फिर सेक्शन 9 पढ़ाया मैंने आप लोगों को, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक बार कंपनी खुल जाती है तो मेंबर्स की आइडेंटिटी कुछ भी नहीं होती, वो लोग मिलके बॉडी कॉर्पोरेट कहलाते हैं। सेक्शन 10 पढ़ाया मैंने आप लोगों को, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल। इफेक्ट ऑफ, एक बार मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उनका बाइंडिंग इफेक्ट होता है। बाइंडिंग इफेक्ट मतलब वो मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो भी लिखा हुआ है, मेंबर्स कंपनी के लिए लाइबल है, कंपनी मेंबर्स के लिए लाइबल है, मेंबर एक दूसरे के लिए लाइबल। 10A पढ़ाया, जैसे ही आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाए तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन करवाने के बाद एक डिक्लेरेशन दो 180 दिन के अंदर अंदर कि हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। ठीक है, और 180 दिन में जो आप डिक्लेरेशन दोगे, ठीक है, उसके बाद ही आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट, मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आपको बोरोइंग के पावर्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो ये डिक्लेरेशन है 10A। फिर 11 ओमिटेड था, 12 आज पढ़ाया रजिस्टर ऑफिस, 13 पढ़ाया ऑल्ट्रेशन ऑफ MOA, 14 पढ़ाया ऑल्ट्रेशन ऑफ AOA, 15 पढ़ाया ऑल्ट्रेशन टू बी मेंशन इन कॉपीज, ऑल्ट्रेशन टू बी मेंशन इन कॉपीज, 16 पढ़ाया रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, 17 पढ़ाया कोई भी कॉपीज मेंबर्स मांगे तो 7 दिन में देनी पड़ेगी, और 18 कन्वर्जन। देखो जरा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 कंपनी में कन्वर्ट इटसेल्फ इन सम अदर क्लास ऑफ कंपनी, आप किसी भी और क्लास ऑफ कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो बाय ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, मेमोरेंडम और आर्टिकल को ऑल्टर करके। ठीक है, आप प्राइवेट से पब्लिक बन सकते हो और पब्लिक से प्राइवेट बन सकते हो। जो भी ऑल्ट्रेशन है, जो भी कन्वर्जन है, वो आपको रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। कन्वर्जन के पहले जो भी डेब्ट्स और लायबिलिटी थी, कन्वर्जन के बाद भी वही रहेंगी। ठीक है, ये कोई पाप धुल नहीं गए आपके। कन्वर्जन के पहले अगर किसी को 2 रुपए देने थे तो वो 2 रुपए कन्वर्जन के बाद भी देने, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 2 रुपए माफ। देखो, द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी शैल नॉट अफेक्ट द डेब्ट्स एंड लायबिलिटी एंटर्ड बाय कंपनी बिफोर कन्वर्जन, एंड सच डेब्ट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है, मे बी इन्फोर्स्ड इन सेम मैनर इवन आफ्टर कन्वर्जन। कन्वर्जन के बाद भी वो इसी तरीके से इन्फोर्स होंगे जैसे वो कन्वर्जन के पहले इन्फोर्स होते। 18 हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 19, सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स, होल्डिंग भी सब्सिडरी में नहीं खरीद सकती। ठीक है, होल्डिंग तो खरीदेगी तभी होल्डिंग बनेगी, तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी में तो खरीदेगी 51%, लेकिन सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स नहीं। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को कभी भी शेयर्स अलॉट, दोनों तरफ से लिखना, ना तो आप ले सकते हो ना आप ले सकते हो ना हम दे सकते हैं, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है। 3 एक्सेप्शन है। अगर आप ऑलरेडी पहले से होल्ड कर रहे थे तो आप होल्ड कर सकते हो, कंटिन्यू टू होल्ड। अगर आप शेयर्स को एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर होल्ड कर रहे हो तो भी कर सकते हो, एज अ लीगल हायर। जैसे शेयर्स तो ए के थे, लेकिन ए ने अपना लीगल हायर बना था ए लिमिटेड को, तो दैट्स व्हाई ए लिमिटेड इज होल्डिंग शेयर्स इन बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड वो शेयर्स को होल्ड कर सकती है। तीसरा, ट्रस्टी के रूप में, शेयर किसी ने खरीदा है लेकिन उसका ट्रस्टी किसको बनाया है, ए लिमिटेड। पहले वाले केस में वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आप पहले से होल्ड कर रहे थे तो अभी भी होल्ड करते रहो, पहले से होल्ड कर रहे थे तो अभी भी होल्ड करते रहो, लेकिन वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे आपको। दूसरे और तीसरे में मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, क्योंकि दूसरे और तीसरे में आप किसी और के बिहाफ पे होल्ड कर रहे हो, तो अगर आपका वोटिंग राइट हटा देंगे तो उनका चल जाएगा। वो होते तो वो भी तो वोट करते, तो आप भी करो, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन पहले वाले में आपको वोटिंग राइट, और पहले वाले में एक बात और याद रखना, अगर आप होल्डिंग सब्सिडरी बनने से पहले 5% होल्ड कर रहे थे, अब बनने के बाद उसको बढ़ा नहीं सकते, वो 5 आप रख सकते हो लेकिन उसको बढ़ा नहीं सकते। सिंपल है,
सिंपल है, पढ़े एक बार। 19 नो कंपनी, मना कर दिया, नो कंपनी either itself or through nominee hold any share in its holding company and no holding company share allot shares to its subsidiary company। कितना सिंपल है। अब इसको तो सिंपल आप भी लिखते तो ऐसे ही लिखते बिल्कुल कि कोई कंपनी ले नहीं सकती शेयर्स और कोई कंपनी अलॉट। आगे प्रोवाइडेड नथिंग विल अप्लाई, कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। क्या? वेयर द सब्सिडरी कंपनी होल्ड्स अ शेयर एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर। अगर सब्सिडरी कंपनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शेयर होल्ड करती है तो कर सकती है, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी उनको ट्रस्टी की तरह होल्ड करती है तो कर सकती है। सब्सिडरी कंपनी उसको पहले से होल्ड कर रही थी, इवन इट बिकम द सब्सिडरी, सब्सिडरी बनने से पहले से होल्ड कर रही थी तो भी कर सकती है। हावेवर सब्सिडरी कंपनी शैल हैव अ वोटिंग राइट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लोज ए एंड बी। मतलब ए और बी में वोटिंग राइट मिलेगा, सी में नहीं मिलेगा। सी में मतलब अगर आप पहले से होल्ड कर रहे थे तो अब आगे भी आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन वोटिंग राइट ए और बी में वोटिंग राइट मिलेंगे। ए और बी में आप होल्ड कर रहे हो एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड एज अ ट्रस्टी। समझ में आया मेरे बच्चों? कोई दिक्कत हो तो पूछो। क्लियर है? ये किसकी बुक है? इसमें लिखा हुआ है लॉजिक क्वेश्चन मार्क। हाँ, सबसे ये शायद मैंने तुमसे पूछा होगा कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर क्यों होल्ड नहीं कर सकती? कोई रीज़न है इसके? वो सब्सिडी में ठीक है। यहाँ तो सब्सिडी खरीद रही है ना होल्डिंग में। सबसे पहले तो इसके अंदर कंपनीज एक्ट का कोई रोल ही नहीं है। ये पूरी गाइडलाइन तो सेबी की है, हमने तो उसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करा है। सेबी मना करती है सब्सिडी कंपनी शेयरिंग होल्ड करने के लिए होल्डिंग कंपनी, ठीक है। आज अगर मान लो मेरे 80% शेयर है, इसमें 20% किसी और के होंगे। देव लिमिटेड में मेरे 80% शेयर है, 20% किसी और के होंगे। देव लिमिटेड मेरी सब्सिडी। अब सब्सिडी कंपनी कोई शेयर खरीदना चाहती है मेरे होल्डिंग कंपनी में, ठीक है। अब ये मेरे शेयर खरीदेगी तो क्रॉस होल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में, दूसरी जगह ऊपर, सब जगह पे दिक्कत आएगी, ठीक है। मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल में। पहले तो इसके क्वेश्चन आते थे बाकायदा कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड की सब्सिडी है और बी ने ए में भी शेयर खरीद रखे हैं, तो क्रॉस होल्डिंग, वो अरे सॉरी क्रॉस होल्डिंग नहीं, हाँ क्रॉस होल्डिंग। और एक होता है चेन होल्डिंग। चेन होल्डिंग मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे इसके पास शेयर है, इसके उसके पास शेयर है, तो वो भी मेरी सब्सिडी है। यहाँ क्रॉस होल्डिंग हो जाती थी, होल्डिंग के बाद सब्सिडी के शेयर, सब्सिडी के पास होल्डिंग के शेयर, लेकिन अलाउड ही नहीं है अब तो। इस तरह के क्वेश्चन भी खत्म हो गए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने में दिक्कत आती थी कि आज सपोज करो मेरे पास इसके 80% शेयर है तो 20% किसी और के पास है, तो मैं जब डिविडेंड डिक्लेयर करूँगा तो ये जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो 80% तो मुझे मिलेगा, 20% उसको मिलेगा। लेकिन अगर इसके मेरी कंपनी में शेयर होंगे तो मैं इसको भी फिर डिविडेंड दूंगा, वो डिविडेंड भी इसके पास होगा, फिर वो डिविडेंड वापस मेरे पास आएगा। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, उनको देखते हुए इन्होंने रूल ही बना दिया कि सब्सिडरी कंपनी शेयर होल्ड ही नहीं कर सकती, किसमें? होल्डिंग। आगे और मेन तो सेबी को, मतलब ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था कि सेबी को सबसे बड़ा जो डर था वो था इनसाइडर ट्रेडिंग का। जब इनके पास भी मेरे शेयर होंगे, मेरे पास भी इनके शेयर होंगे, तो शेयर्स की मार्केट प्राइस बहुत मैनिपुलेट होंगी और इनसाइडर ट्रेडिंग का भी डर रहेगा। एंड दैट्स वाई इन्होंने प्रोविजन डाला कि भैया आप तो रख ही नहीं सकते। और सेबी का जो एक्ट है, सेबी का एक्ट, उसमें लिखी हुई है ये बात, और इन्होंने फिर यहाँ पे भी अब कर दी कि आप होल्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट 19 हो गया। 19 एकदम क्लियर है। 19 3 एक्सेप्शन है, क्लियर है? 3 एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एज अ ट्रस्टी, और होल्डिंग शेयर्स बिफोर सब्सिडरी कंपनी बिकेम सब्सिडरी। जब सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी बनी उससे पहले। नोटिस सेक्शन 20 सर्विस ऑफ नोटिस। क्या? अगर आप कोई भी नोटिस सर्व करोगे, अगर आप कोई भी नोटिस सर्व करोगे, ठीक है, तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट से होना चाहिए, रजिस्टर प्रॉपर्ली एड्रेस होना चाहिए, प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड होना चाहिए, ठीक है। मतलब जब भी नोटिस की बात आएगी, क्योंकि अब आपने तो पूरा एक्ट पढ़ ही लिया, आपने तो 50 बार ही पढ़ा, नोटिस देना है, ये नोटिस देना है, रजिस्ट्रार को नोटिस देना है, रजिस्ट्रार हमें नोटिस देगा, नोटिस ही तो खेल रहे हैं, शुरू से चल रहा है नोटिस का कार्यक्रम। तो नोटिस मतलब क्या, व्हाट इज नोटिस, ये बताया। फिर हमने TGCA में भी नोटिस पढ़ा है,
लेकिन TGCA में हमने क्या पढ़ा है, इफ एनी सेंट्रल एक्ट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, फिर उसमें नोटिस की कोई परिभाषा ना हो तो फिर TGCA। इन्होंने तो खुद का ही बता रखा है, क्या है देखो, अ डॉक्यूमेंट सर्व्ड ऑन अ कंपनी और ऑफिसर। आप कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी को या नोटिस सर्व करो तो कैसे सर्व करोगे, रजिस्टर पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, कुरियर से, या रजिस्टर्ड ऑफिस में फेंक के चले जाओ तो भी वैलिड नोटिस है, फेंक के चले जाओ, लीविंग, ठीक है। ऐसे एरोप्लेन बना के फेंक चलेगा, नहीं चलेगा। ढंग से प्रॉपर्ली जो बंदा रजिस्टर ऑफिस में बैठा हुआ हो उसको देकर जाना। अब ये तो कब बात हुई, जब आपको कोई नोटिस कंपनी को सर्व करना हो तो कैसे सर्व करोगे, रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, कुरियर से, और बाय लीविंग एट आरओ में रख के चले जाओ। अब जब कंपनी को आपको कोई नोटिस सर्व करना होगा तो कंपनी भी ऐसे ही करेगी, रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, कुरियर से, या आपके एड्रेस पे वो भी रख के चली जाएगी। आप भी उसके एड्रेस पे रख के चले गए थे तो वो भी आपके एड्रेस पे रख के चली जाएगी। बट कोई भी नोटिस हो तो वो प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड हो, प्रॉपर्ली नोटेड हो, प्रॉपर्ली डेटेड हो। ये कहाँ से उठा रहा हूँ मैं, ये TGCA से उठा रहा हूँ, क्योंकि TGCA ये कहता है कि कोई भी नोटिस हो तो वो प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड हो, प्रॉपर्ली डेटेड हो, प्रॉपर्ली नोटेड हो। आ गया हूँ। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप दे सकते हो, और निधि कंपनी का एक एक्सेप्शन भी पढ़ाया था आपको कि अगर जो निधि कंपनी के मेंबर हैं उनके पास 1000 से फेस वैल्यू ज़्यादा या पेड अप कैपिटल का 1% विच एवर इज लेस से कम शेयर है, मतलब विच एवर इज लेस, जो भी विच एवर इज लेस आया उतने तक के शेयर है, तो आपको उन मेंबर को नोटिस इंडिविजुअली सर्व करना है। अदरवाइज ये लोग तो न्यूज़पेपर में डाल देते हैं, तुम पढ़ लेना। इंडिविजुअल नोटिस हम किसको सर्व करते हैं, जिसके पास 1000 फेस वैल्यू से ज़्यादा या पेड अप कैपिटल का 1% विच एवर इज लेस, इतने शेयर होंगे तो इनको इंडिविजुअली सर्व करते हैं, नहीं तो फिर बाकियों के लिए तो न्यूज़पेपर में डाल देते हैं, पढ़ लेना। अब किसी के पास 2 रुपये के शेयर है तो तुम्हारे घर पे आएंगे 5 रुपये का खर्च करके नोटिस देने, ठीक है, 2 रुपये के तो शेयर है तुम्हारे पास। तो ये निधि कंपनियों के लिए क्या है, एक्सेप्शन है। आ गया हूँ, पॉज कर यार। जो सर्विस ऑफ नोटिस 20 तक हो गया। इसमें एक वो 48 आवर्स वाली बात भी है ना। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीन में पहले तो दे रखा था, इलेक्ट्रॉनिक मीन को समझा रखा था, तो मैंने तुम्हें जब अकाउंट्स पढ़ाया था तो इलेक्ट्रॉनिक मीन वहाँ समझ ही लिया था, तो मैंने कहा था यहाँ से हटाओ टू देना इलेक्ट्रॉनिक मीन का मतलब। एक 48 आवर्स वाली बात थी कि इन केस ऑफ डिलीवरी बाय पोस्ट, जब भी आप कोई चीज़ पोस्ट से भेजोगे तो सर्विस शेल डीम टू हैव बीन इफेक्टेड इन केस ऑफ नोटिस। अगर मीटिंग का नोटिस है तो एक्सपायरी ऑफ 48 आवर्स आफ्टर द लेटर कंटेनिंग द सेम इज पोस्टेड। तो क्या होता है कि जब आप लेटर को पोस्ट करते हो तो 48 आवर्स बाद वो डिलीवर माना जाता है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सारा एरिया कवर कर लिया कि इंडिया में किसी भी कोने में नोटिस पहुंचाया हो तो 48 घंटे की मैक्सिमम टाइम लिमिट ले ली इन लोगों ने, तो वो 48 घंटे बाद डीम टू बी पोस्टेड, तो ऐसा माना जाएगा वो 48 घंटे बाद क्या हुआ है, पोस्ट हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने वो टाइम पीरियड कवर कर रखा है मीटिंग के नोटिस में। तो अपन ने इसका क्वेश्चन भी करा था, एक मीटिंग था क्लियर डेज, जब अपन गिनते हैं तो जब अपन क्लियर डेज गिनते थे तो ये 48 घंटे को भी अपन कवर करते थे, तो ये 48 घंटे वाली बात याद रखना आप बराबर, ये मीटिंग के नोटिस में है। इन एनी अदर केस, अगर कोई और केस है तो इट लेटर वुड हैव बीन डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट, मतलब अब जैसे ऑर्डिनरी समय में अब यहाँ से दिल्ली भेजना है 12 घंटे तो फिर 12 ही लेंगे, 8 जयपुर भेजना है 4 घंटे तो 4 घंटे ही लेंगे। लेकिन मीटिंग के नोटिस अगर भेजे हैं तो 48 घंटे का इन्होंने एक प्रोविजन बना रखा है कि वो 48 घंटे बाद ही वो डिलीवर माना जाएगा, ताकि वो जहां पहुंचना हो 48 घंटे में पहुंच जाए, ठीक है। तो ये बात याद रखना, मीटिंग के नोटिस में, नोटिस से रिलेटेड था तो यहाँ डाल दिया। मीटिंग में भी ये बात लिखी हुई है, मीटिंग का जो अपन नोटिस का 21 दिन पढ़ते हैं क्लियर डेज, वहां पे भी ये बात लिखी हुई है। नेक्स्ट ऑथोराइजेशन, अब 21वां सेक्शन क्या है, ऑथोराइजेशन। ये तो बहुत ही सिंपल है, सेक्शन 21 क्या है, ऑथोराइजेशन बाय की मैनेजरियल पर्सन। क्या है, ऑथोराइजेशन बाय की मैनेजरियल पर्सन। आप इस एक्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट को ऑथोराइज करने की बात करो, कभी भी एक्ट में आ जाए कि ये डॉक्यूमेंट को हमें ऑथोराइज करना है, ठीक है, तो वो ऑथोराइज करते वक्त आपको उसे ऑथोराइज केएमपी से करवाना है। केएमपी कौन होगा, एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर या एनी अदर ऑथोराइज पर्सन जिसको आपने केएमपी डेजिग्नेट किया है। अब अगर ये बंदा मेरा एमपी नहीं है, एमडी नहीं है, ठीक है, ये एमडी नहीं है, ये डब्ल्यूटीडी नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर, लेकिन मैंने इसको कहा है भाई तू मेरा के मैनेजरियल पर्सन है,
क्योंकि मैं तेरे को एमडी बना दूंगा ना, तो फिर एमडी के प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में, डायरेक्टर में, वो सब फॉलो करने पड़ेंगे, डब्ल्यूटीडी के भी प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे, उनका रेम्यूनरेशन भी उस तरीके से है, उनका अपॉइंटमेंट की भी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो मैं तेरे को क्या एमडी की पोस्ट नहीं देना चाहता, क्योंकि एमडी बोलूंगा ना तो फिर नाटक होंगे, फिर मेरे पे सेक्शन लग जाएगा। मैं तेरे को एमडी नहीं बोल रहा, लेकिन तू काम वही करेगा जो एक एमडी करता है। मेरे सारे बिल को ऑथेंटिकेट तू करेगा, ऑथोराइज तू करेगा, तो तू पावर है तेरे पास, लेकिन एमडी मत बोल बस, तो फिर वो भी केएमपी माना जाएगा। तो देखो वो पीछे डब्बा बहुत अच्छा बना हुआ है। एज पर 21 एवरी डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइन बाय की मैनेजरियल पर्सन और ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑथोराइज बाय बोर्ड इन दिस बिहाफ, जिसको हमने ऑथोराइज किया है कि तू केएमपी है। कौन कौन होते हैं केएमपी? सीईओ, एमडी, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर सी रैंक के बिलो ना हो, और सच अदर ऑफिसर एज में भी प्रेस्क्राइब, या जिसको भी हमने प्रेस्क्राइब किया है कि तू हमारा केएमपी है। अब भले वो एमडी नहीं है, डब्ल्यूटीडी नहीं है, ठीक है, मैनेजर नहीं है, फिर भी हमने उसे ऑथोराइज किया है कि तू केएमपी है, तो फिर तू केएमपी है। समझ गए? अब ये 21 हो गया ऑथोराइजेशन, और 22 क्या है आपका? एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें लिखा हुआ है कि जब भी कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज आप एग्जीक्यूट करो, तो अगर आपकी कंपनी में सीएस है तो एक सीएस और एक डायरेक्टर के साइन, और सीएस नहीं है तो 2 डायरेक्टर के साइन। ये कब? जब आपके पास कॉमन सील नहीं है। क्या नहीं है? अगर आपके पास कॉमन सील है तो कॉमन सील ही लगा दो, फिर कोई कुछ साइनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल तो क्या होता है बेटा कि कॉमन सील लगाने के बाद भी डायरेक्टर साइन करते हैं। आजकल तो बिल्कुल और ऑथेंटिकेट करवाते हैं हर चीज़ को, डायरेक्ट कॉमन सील भी लगाते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर साइन भी करता है नीचे, ताकि और ऑथेंटिकेशन मिल जाती है उसको। ठीक है, अब कॉमन सील तो मैंडेटरी भी नहीं है, तो साइन ही ज़्यादा पावरफुल होता है। अब आजकल तो क्या होता है कि साइन की भी सील बना लेते हैं, मतलब साइन बार बार करने पड़ते हैं ना, तो मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट अब जहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं वहाँ तो डिजिटल लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ डिजिटल नहीं लगते, फिजिकली वेरीफाई करने हैं, तो बार बार साइन कर करके ऑडिट रिपोर्ट में आलस आता है, तो साइन की भी एक सील लगा देते हैं और आर्टिकल वो पकड़ा देते हैं, लगाता जाए यहाँ पे। ठीक है, कहाँ साइन करूँगा, तो सीए अब साइन भी नहीं करना चाहता, वो भी आर्टिकल कर दे। ठीक है, चलो, आर्टिकल से मेरा मतलब है कि एम्प्लॉय, आर्टिकल, सब लोग जो भी उसके ऑफिस में है। ठीक है, चलो, A bill of exchange, हुंडी, promissory note deemed to have been made accepted, कोई भी bill of exchange तभी accepted या made माना जाएगा if drawn, endorsed, फलाना ढिमकड़ा, अगर जिसने भी ड्रॉ किया है, एक्सेप्ट किया है, उसने अपनी अथॉरिटी में किया हो। अब वो अथॉरिटी कैसे पता चलेगी? पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, कंपनी में बाय राइटिंग इट्स कॉमन सील ऑथोराइज एनी पर्सन, ठीक है, ईदर जनरली और इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड मैटर बाय गिविंग पावर ऑफ अटॉर्नी इन हिज प्लेस इनसाइड और आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या करते हैं कि कंपनी को जब किसी को ऑथोराइज करना होता है कि तू बनाना भाई बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी तू बनाना, प्रॉमिसरी नोट तू बनाना, तो एक तो उसको जनरल पावर दे देते हैं, हमेशा तू ही बनाना, या उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं कि अभी जब तक तेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है तू बनाना, फिर ये पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को दे देंगे तो वो बनाएगा। तो आइदर जनरल पावर दी है या पावर ऑफ अटॉर्नी से स्पेशल पावर दी है, लेकिन उस बंदे ने बनाया हो वो प्रॉमिसरी नोट, तो ही वो सही माना जाएगा और उस पर कॉमन सील लगी हुई हो। नाउ इस केस कंपनी डज नॉट हैव कॉमन सील, अगर कॉमन सील नहीं लगी हुई है तो वो 2 डायरेक्टर द्वारा साइन होने चाहिए, और अगर सीएस है तो एक सीएस एक डायरेक्टर। ये पूरा याद रखना, कॉमन सील है तो कॉमन सील लगा दो, काम खत्म। कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर के साइन, अगर सीएस है तो एक डायरेक्टर एक सीएस, ये तो हर जगह ही आता है, जहाँ सीएस है तो एक डायरेक्टर एक सीएस। ये आपका 22 समाप्त हुआ। 21 ऑथोराइजेशन था, 22 था आपका और एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, के बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनाए जाते हैं। धन्यवाद, बंद कर दो भाई।